शुरू कर सकते हैं मेरे ख्याल से हम लोग। अ, हम लोग जो टेक्स्ट जिस टेक्स्ट को आज यहाँ पर रख रहे हैं, जॉर्ज थॉमसन का टेक्स्ट है। जॉर्ज थॉमसन की किताब है ह्यूमन एसेंस। एक बहुत बेसिक किताब, एक टेक्स्ट बुक, जो कि जो भी साथी कला में ख़ास तौर पर रुचि रखते हैं, एस्थेटिक्स को पढ़ रहे हैं, एज अ सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, या ऐसे भी साथी जो कहीं एकेडमिक्स में नहीं पढ़ रहे हैं लेकिन खुद से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं कला को मानते हैं कि चीज़ों को प्रैक्टिस करते हैं किसी भी रूप में, उनके लिए एक बहुत ज़रूरी किताब है। और एकेडमिक पूरे जो एकेडमिक वर्ल्ड में जॉर्ज थॉमसन का कहीं नाम नहीं आता है। उनको पूरी तरह से एक तरीके से गायब कर दिया गया है उनकी रिवोल्यूशनरी पॉलिटिक्स की वजह से। आप मतलब खुद देख सकते हैं, एक ऐसा ऑथर है जॉर्ज थॉमसन जो हर एक फील्ड के अंदर जितनी गहराई से उनका अध्ययन है, हर फील्ड का, चाहे आप लिंग्विस्टिक्स के बारे में बात करें, साइकोलॉजी में, एंथ्रोपोलॉजी में, म्यूजिकोलॉजी में, लिटरेरी क्रिटिसिज्म में, आप कोई नाम लीजिए, फिलॉसफी, हिस्ट्री, हर सब्जेक्ट की बहुत गहराई से पड़ताल करते हो और उसको हर एक उसका अर्थ फिर खुलते हुए आता है कि वास्तव में जो कला है, प्राकृतिक विज्ञान है, इसका अर्थ क्या है, इसको कैसे समझा जाए। इस किताब में उसका एक आपको बेसिक आर्ग्यूमेंट्स मिल जाएंगे सारी चीज़ों के, जो असल में कहीं ना कहीं बहुत ही कला के छात्रों के सामने भी जो कभी कभी वो कभी भी सुलझा नहीं पाते उन सवालों को, उनका जवाब इसमें मिलता है कि कैसे मनुष्य जो भी आर्ट वर्क परफॉर्म करता है, वो चाहे वो म्यूज़िक क्रिएट करता है, उसका ओरिजिन क्या है, वो डेवलप कैसे हुई, उस सारे फॉर्म्स को कई आर्ग्यूमेंट्स के जरिए यहाँ पर जॉर्ज थॉमसन दिखाते हैं, कई आर्ग्यूमेंट्स के जरिए कि उसका डेवलपमेंट कैसे सिस्टमैटिकली हुआ। जो कैपेसिटी, जो ह्यूमन सेंसेस की कैपेसिटी है, ह्यूमन हैंड की कैपेसिटी है, विंची सरीखे आर्टवर्क बनाने की, विवाल्डी सरीखी म्यूज़िक क्रिएट करने की, वो कान है जो वो महसूस कर सकते हैं, उस संगीत के जरिए मौसम को महसूस कर सकते हैं, बीथोवन जरी का संगीत को सुन सकते हैं, या आइजनस्टाइन की सिनेमा तक पहुंच सकते हैं। उसका पूरा एक आधार कैसे डेवलप होता है मानवीय समाज में, और मनुष्य कैसे एक अपने आप में किस तरह से पूरा इसके लिए सक्षम बनता है कि चीज़ें कैसे एक दूसरे से जो अपने आप में कला है और प्राकृतिक विज्ञान है, प्राकृतिक विज्ञान इन जनरल सेंस में मैं बात कर रहा हूँ, या साइंस अपने आप में, प्राकृतिक विज्ञान ही नहीं, साइंस इन जनरल, कला और विज्ञान की अगर हम बात करें, मैं जब विज्ञान की बात कर रहा हूँ तो सोशल साइंस इन जनरल, सारे साइंस, सोशल साइंस और नेचुरल साइंस सबको लेते हुए, इन दोनों का ही रूट ह्यूमन के ओरिजिन से ही, जहाँ से इंसान बनता है, वो कैसे एवोल्यूशन की प्रोसेस में किस तरह से प्राइमेट से, जो उनसे मनुष्य से पहले एवोल्यूशन की मंजिल में जो स्पीशीज थी, उससे अलग होने की प्रक्रिया से आगे जैसे बढ़ता है, वो पूरा प्रोसेस एक दूसरे से जुड़ी हुई है। इसे समझना हम लोगों का मकसद है इस टेक्स्ट के जरिए। और कई चीज़ों के ऊपर जॉर्ज थॉमसन जो बात करते हैं वो बहुत गहरी तक जाती हैं बातचीत, उसमें बहुत ही जो उनका पूरा नज़र है, उनकी नज़र कई मामलों में कई ऐसे सवालों को छू जाती है जो आप खुद ही महसूस करेंगे। मतलब उनका एक उस पर कमांड कितना गहरा है, और उस
एक एक कॉन्स्पिरेसी ऑफ साइलेंस है एक ऐसे ऑथर की, एक ऐसे इंटेलेक्चुअल के प्रति, क्योंकि उसके रेवोल्यूशनरी कमिटमेंट्स थे, क्योंकि वो मज़दूरों के को ऑर्गेनाइज करता था, उनके बीच में अखबार निकालता था, वो एक कमिटेड मार्क्सिस्ट थे जो लोगों को ऑर्गेनाइज कर रहे थे, रेवोल्यूशनरी पॉलिटिक्स के प्रति कमिटेड थे, मज़दूरों के बीच में लगातार उनके बीच में क्लासेस लेना, उनको ऑर्गेनाइज करना, सारी चीज़ों के बाद, और उनका ग्रीक लिटरेचर पे या ग्रीक थिएटर पे जो काम है वो भी बेजोड़ है। उसको अलग से उस पर बात की जा सकती है, उसको अलग से पढ़ा जा सकता है, लेकिन अभी हमारा मकसद ह्यूमन एसेंस जो किताब है उसको हम लोग कवर करें। किताब को हम लोग कवर इस तरह से करेंगे, हम लोग किताब पढ़ने नहीं जा रहे हैं, पूरी किताब पढ़ने नहीं जा रहे हैं, मैं बस एक कुछ प्रिपरेटरी मतलब कुछ नोट्स मैंने तैयार किए थे किताब के ऊपर। तो हम लोगों ने इस तरह से ही चर्चा की थी, साथियों के बीच चर्चा हुई थी कि हम लोग इस किताब को ज़रूर कवर करें। एक बहुत बेसिक किताब है, मैं इस किताब को पूरा प्रेजेंटेशन अपनी तरफ से दूंगा इस पर, और बीच में हम लोग रुक कर इस पर बात कर सकते हैं। कुछ इमेजेस भी मैंने सेलेक्ट की थी जिससे कि अगर प्रेजेंटेशन ऐसा हो सके कि और इंटरेक्टिव हो सके। अगली बार मैं उसको और बेहतर करने की कोशिश करूँगा। इस बार साथियों की तरफ से जो भी मतलब और सजेशंस भी आएंगे तो मैं उसके हिसाब से उसको और बेहतर करने की भी कोशिश करूँगा। खैर, जहाँ पर भी मेरी बातचीत के दौरान साथियों को कोई समस्या आती है, किसी सवाल को लेकर कोई भी बात हो, तो वो बीच में रोक कर पूछ सकते हैं, अपनी बात जोड़ सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। ये पूरा एक स्टडी सेशन इस तौर पे ही रखा गया कि हम लोग साथ में बैठकर बातचीत करें, इसको डिस्कस करते हुए इसके एक एक पहलू को खोलें, भले ही इस पर देर लग जाए। किताब ह्यूमन एसेंस किताब जो है उसका पीडीएफ कोई साथी शेयर अगर कर सकता है यहाँ पर ग्रुप में तो वो शेयर कर दें, जिससे कि वो अधिकतम लोगों तक पहुंच सके किताब। सनी, एक बार बस आप अपने जिस लैपटॉप से फेसबुक लाइव कर रहे हैं वहां पिन कर दीजिए अपने विंडो को, ताकि अब प्रेजेंट भी करें तो दिखे, वो फेसबुक पे दिख नहीं रहा। ये हाँ, ठीक ठीक है। ठीक है, एक मिनट में देख लेता हूँ फिर इसको। ठीक है, अब तो देख। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। कोई बात हो तो मेरे ख्याल से शुरू किया जा सकता है। जिन्हें आना था वो शायद आ ही चुके हैं, जैसे आने वाले थे। हाँ, ये एक साथी बस वो शेयर ज़रूर कर देना इस किताब को। कोई ऐसा लिंक होता है ना जिससे सीधे मतलब सर उस पर क्लिक करेंगे तो लिंक से सीधे वो किताब डाउनलोड हो जाए। ठीक है। विशाल या विनोद ये देख लेना एक बार। जॉर्ज थॉमसन जहाँ से कवर शुरू करते हैं, जॉर्ज थॉमसन शुरू करते हैं पहला चैप्टर मैन एंड नेचर। ये होना क्या है, मानव होना अपने आप में क्या है, इस पर बात करता है, और कैसे मनुष्य एक ह्यूमन बीइंग अपने आप में पार्ट ऑफ नेचर है, ह्यूमन सोसाइटी एक्सटेंशन ऑफ नेचर है। इसकी एक इसके एक पूरा एक इसका फिलोसफिकल बेसिस पे बात होती है। इसके फिलोसफिकल बेसिस पे बात करने के लिए सबसे पहले जॉर्ज थॉमसन यहाँ से शुरू करते हैं पहले चैप्टर में। ज़िंदगी क्या है, चेतना क्या है, लाइफ क्या है, कॉन्शियसनेस क्या है। तो इस सवाल से हम लोगों को शुरू करना चाहिए अगर हमको आगे इस पूरे ह्यूमन होने के एसेंस तक पहुंचना है या आर्ट और साइंस के ओरिजिन तक पहुंचना है। तो यहाँ से शुरुआत करनी चाहिए, क्वेश्चन यहाँ से शुरू होना चाहिए। इस पर फिलोसफिकल
व्यू पॉइंट हमारा क्लियर होना चाहिए। फिलोसफिकल व्यू पॉइंट से मतलब इस कि हमारा वर्ल्ड व्यू क्या है, हमारा अप्रोच मेथड क्या होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे। अप्रोच पे जब वर्ल्ड व्यू होता है तो इन जनरल हम लोग बात करते हैं, तो पर्टिकुलर जब हम पहुंचते हैं तो हम अप्रोच और मेथड, उस पर पहुंच और पद्धति उसके संबंध में हमारी क्या है। यहाँ से शुरू करते हैं। जॉर्ज थॉमसन यहाँ से शुरुआत करते हैं। जॉर्ज थॉमसन यहीं से शुरुआत करते हैं कि सबसे पहली चीज़ तो हमें ये समझनी चाहिए, वो अपना नज़रिया इसमें स्पष्ट करते हैं कि वो इस पूरे उनके किताब का जो प्रेजेंटेशन है वो मटीरियलिस्ट बेसिस पर आधारित है, वो भौतिकवादी दर्शन पर आधारित है, वो द्वंद्वात्मक भौतिकवादी दर्शन पर आधारित है। वादी होने से मतलब सीधा यही है कि चाहे ब्रह्मांड में यही सब मिलकर पदार्थ जगत बनता है, यही सब पदार्थ जगत का हिस्सा है कुल मिला के। और इस पदार्थ जगत में ही एक वक्त के बाद, एक वक्त में चेतना पैदा हुई। कि एक वक्त में लाइफ का ओरिजिन होता है, यानी कि पहले मैटर है और मैटर के बाद उस ऑब्जेक्टिव रियलिटी की मौजूदगी पहले से होती है, और उस पर कॉन्शियसनेस का ओरिजिन होता है। कॉन्शियसनेस उसकी एक प्रॉपर्टी की तरह एक तरीके से अराइज होती है, उसकी एक्टिविटी है, मैटर की एक्टिविटी है अपने आप में कॉन्शियसनेस का प्रकार है, उसका फंक्शन है, उसके एक अपने आप में उस कैसे मनुष्य चिंतन कर पाता है, वो उसके मस्तिष्क से चिंतन आता है। वो कोई पारलौकिक क्रिया नहीं है जिसके कारण मनुष्य चिंतन कर पाता है। तो सबसे पहले पदार्थ है, मैटर है, और मैटर से कॉन्शियसनेस पैदा होती है। यहाँ से जॉर्ज थॉमसन शुरुआत करते हैं। जॉर्ज थॉमसन बताते हैं कि पहले हम लोगों को ये समझना चाहिए, ह्यूमन बीइंग तक पहुंचना, ह्यूमन बीइंग के क्रिएटिव एक्ट तक पहुंचना, उसके आर्ट और साइंस तक पहुंचने के लिए सबसे पहले यहाँ से शुरू हमें करना चाहिए कि उसका जो खुद का ओरिजिन है, मनुष्य का ओरिजिन, उसकी जो लाइफ है वो कहाँ से शुरू होती है। तो पहली चीज़ पदार्थ जब हम बात कर रहे हैं तो पदार्थ अपने आप में एक दार्शनिक प्रवर्ग है, एक फिलोसफिकल कैटेगरी है। मैटर अपने आप में सामने है, ये टेबल, ये कुर्सी, ये सब कुछ जो सामने है हमारे, ये अपने आप में, इस सब को हम इन जनरल पदार्थ कहते हैं, मैटर कहते हैं। इस मैटर में ही कॉन्शियसनेस राइज हुई है। कॉन्शियसनेस जो ह्यूमन एक्टिविटी, सोचने समझने की शक्ति, उसकी क्षमता, ये राइज करती है। यहाँ से जॉर्ज थॉमसन शुरुआत करते हैं। लेकिन ये जो पूरा यूनिवर्स है, जो तारों की छतरी है, वो एक सरीखी नहीं है। सूरज रोज उगता है, रोज डूबता है, ये तारों की छतरी रोज बदलती है। इंसान हर उगते दिन के साथ, डूबते सूरज के साथ नए नए कामों में लगे रहते हैं, दुनिया को नए नए तरीकों से बदलते रहते हैं। चीज़ें लगातार गतिमान होती हैं, चीज़ें लगातार बदलती रहती हैं, वो कहीं पर भी स्थायी नहीं होती हैं, रुकती नहीं है, चीज़ों के अंदर परिवर्तन रहता है। ये पदार्थ जगत जो है, ये जो मैटर है, ये मैटर अपने ही इंटरनल मोशन की वजह से, उसके अंदर एक इंटरनल मोशन है, आपसी एक आंतरिक गति मौजूद है जो उसको धकेलती है, चीज़ों को आगे मूव करती है। चाहे वो सिंपल मैकेनिकल मोशन की आप बात करिए, सिंपल मैकेनिकल मोशन यानी कि ये पेन यहाँ है, यहाँ से ये यहाँ पहुँचा, एक जगह होना और यहाँ नहीं होना से होना तक, पहले नहीं होना से आती है, और जो है वो खत्म हो जाती है। जो ऑल दैट कम्स इन टू बींग डिजर्व्स टू पैरिश, फाउस्ट के शब्दों में कहें तो जो कुछ है वो लगातार बदलता रहता है। और
पूरे कला जगत के भी अंदर देखें हम, कला के रूप सब बदलते रहे हैं। मनुष्य की चेतना का जो प्रकार है, उसकी कला भी बदलती रहती है। वो केव पेंटिंग से होकर, उसके नृत्य से लेकर, उसके टॉटमिक जितने भी जो डांसेस थे, जो टॉटम में वो परफॉर्म करता था, जो रिचुअलिस्टिक मिथिकल एक्ट्स वो करता था, वहाँ से आगे बढ़ते हुए ग्रीक आर्ट का पैदा होना, या हड़प्पा के अंदर कई आर्टिफैक्ट्स का, इस तरह के आर्टिफैक्ट्स का म्यूज़ियम में, जैसे बंगाल में कलकत्ता के म्यूज़ियम में आप उसका एक बड़ा हॉल है जहाँ पर एक साथ स्कल्पचर्स पूरे भारत के अलग अलग काल के स्कल्पचर्स सारे एक साथ रखे हुए हैं। स्कल्पचर्स की मूर्ति कला जो पूरी है, तो आप उसे ऐसा लगता है कि जैसे आप समय में ट्रेवल कर रहे हैं। आप इधर से एंटर करते हैं तो आप एक एक शताब्दी आगे बढ़ते चले जाते हैं। एक एक किस तरह से परिवर्तन आ रहा था कला में, और स्पेस टाइम में किस तरह से परिवर्तन आता है कला में, कुछ भी वहाँ पर आता है। नए नए एस्पेक्ट्स कैसे कैप्चर होते हैं, हड़प्पा के काल की चीज़ें दिखाई देती हैं, सारी चीज़ें होती हैं। तो बहुत ही शानदार वो सारी कला के फॉर्म में वो भी चेंज होते हैं, और खुद ह्यूमन सोसाइटी इवॉल्व होती है। यानी कि प्रकृति, समाज, विचार, नेचर, सोसाइटी, थॉट्स, ये तीनों ही परिवर्तन में है। इनके परिवर्तन का ही विज्ञान अपने आप में, इसका अध्ययन करना ही द्वंद्ववाद कहलाता है, डायलेक्टिक्स कहलाता है, और कुछ नहीं है डायलेक्टिक्स। डायलेक्टिक्स को बेसिकली डिफाइन जिस रूप में किया जाता है वो इनका अध्ययन है। उसका जो सबसे बेसिक एसेंस है, उसका एसेंशियल लॉ अपने आप में क्या है? एसेंशियल लॉ अपने आप में है जिसे कहते हैं यूनिटी ऑफ ऑपोजिट्स। यूनिटी ऑफ ऑपोजिट से क्या अर्थ है? यूनिटी ऑफ ऑपोजिट से यह अर्थ है कि विपरीत तत्वों की एकता, यानी कि जिंदगी और मौत के बीच में, उसके अंदर उसके शरीर की नित निरंतर कोशिकाएं मरती रहती हैं, नई कोशिकाएं पैदा होती रहती हैं। हर 7 साल के अंदर हमारे शरीर की एक एक कोशिका पुरानी खत्म हो जाती है, नई कोशिका पैदा हो जाती है, उसको रिप्लेस कर देती है। यही सितारों के अंदर चलता रहता है, लगातार नए एलिमेंट्स का क्रिएशन होना, पुराने नेबुला से नए सितारों का जन्म होना, सितारों को का खात्मा होना उनका, चाहे वो रेड स्टार बन जाए, चाहे वो न्यूट्रॉन स्टार बन जाए, चाहे वो ब्लैक होल में तब्दील हो जाए, या एक पेड़ का पहले बीज का ज़मीन में पड़ना, उसका बीज को ख़त्म करके पौधे के रूप में जन्म लेना, पौधा अपनी एक मंजिल के बाद वापस से फर्टिलाइजेशन के बाद फिर से नए बीज को जन्म देना, ये जो लगातार ये प्रक्रिया है उसके अंदर जारी रहती है। जिंदगी हर एक चीज़ को, फिजिक्स में एक्शन रिएक्शन में, क्वांटम मैकेनिक्स में आप चले जाएं, उसके अंदर भी एस्पेक्ट्स दिखते हैं, दिन रात, ये सारे एस्पेक्ट्स हर जगह जाएं। और थॉट की कैटेगरी में जब आप आते हैं तो ये एब्स्ट्रैक्शंस के लेवल पर बहुत ज़्यादा जटिल होता चला जाता है। जब जो प्रकृति के हम जिनकी बात कर रहे हैं इन उदाहरणों में, इसमें डायलेक्टिक्स सीधे समझना थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में सामने दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही आप थॉट की कैटेगरीज में जाते हैं, जितने भी थॉट की कैटेगरीज हैं उसमें डायलेक्टिक्स कैसे काम करती है वो बहुत ज़्यादा और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता चला जाता है। उसी पर उसकी अध्ययन करना बहुत मतलब एक महत्वपूर्ण काम है। अभी हम लोग उस पर नहीं जाएंगे, उस पर आगे बात कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग ये बात कर रहे हैं प्रिसाइसली यहाँ से हम शुरू करते हुए कि चीज़ों को कैसे समझना पहले चाहिए। ये एक वर्ल्ड व्यू क्लियर कर रहे हैं, विश्व दृष्टि क्लियर यहाँ पर अपनी साफ करते हैं जॉर्ज थॉमसन के। अगर हमें वो कुछ नहीं है, मनुष्य की लाइफ अपने आप में कैसे बनती है, मनुष्य क्या है अपने आप में, मनुष्य लगातार मेटाबॉलिज्म के जरिए लगातार
तत्वों को एब्जॉर्ब करता रहता है, जीवन के तत्वों को एब्जॉर्ब करता रहता है और अपने शरीर को नित्य निरंतर परिवर्तन में, एक्टिविटी में एक्टिव रखता है। कुछ तत्वों को त्याग करता रहता है, वो लगातार कुछ तत्व एक्सक्रीट करता है। सांस लेना, सांस छोड़ना, इस सारी चीज़ों का एसिमिलेशन, और उसके जरिए उसकी लाइफ की प्रोसेस लगातार चलती है, लेकिन इस पूरी प्रोसेस के अंदर ही चीज़ें बदलती रहती हैं। लेकिन ह्यूमन और मैन के अंदर ये तो उसकी लाइफ इन सेंस ये सारे लाइफ फॉर्म्स में एक सरीखी होती है, लेकिन मैन और एनिमल वर्ल्ड में एक अंतर है। वो अंतर क्या है? वो अंतर इस रूप में, जहाँ पर अंतर वो आता है, वो अंतर यहीं से आता है कि जो मनुष्य भी मतलब इस प्रोसेस में जो उसकी लाइफ एक्टिविटी है, उसकी लाइफ एक्टिविटी में इस मैटर को वो एक्सचेंज करता है, ये सारी चीज़ें चलती हैं, ये सब कुछ होता रहता है। लेकिन इस पूरी प्रोसेस में जो एनिमल वर्ल्ड है, इस पूरी प्रोसेस में अनकॉन्शियसली भाग लेता है। लेकिन मैन यानी कि ह्यूमन इस पूरी प्रोसेस में, यानी कि जो मैटर की एक्सचेंज की प्रोसेस है, न सिर्फ मैटर की एक्सचेंज सिर्फ अपने पेट भरने में, बल्कि प्रकृति के अंदर प्रकृति से इंटरैक्ट करने में, प्रकृति को बदलने में, वो अपने टूल्स के जरिए, ऑपरेशन के जरिए, अपनी स्पीच के जरिए कोऑपरेट करते हुए वो कॉन्शियसली अपनी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। ये एक अंतर पैदा करता है मनुष्य में और अन्य जीव जगत में। मैन और एनिमल वर्ल्ड में एक अंतर क्रिएट करता है। कैसे? इसी रूप में जैसे एक मधुमक्खी भी छत्ता बनाती है, एक मकड़ी भी जाला बनाती है, लेकिन वो उसकी कॉन्शियस लाइफ एक्टिविटी नहीं है। वो उसकी ऐसी लाइफ एक्टिविटी है कि वो उसको नित्य निरंतर करती ही है। उसके बारे में कोई मकड़ी की मम्मी मकड़ी को नहीं सिखाती है कि चलो बेटा अब जाला बुनाने के लिए कैसे करना होता है। जैसे मनुष्य स्वेटर बुनते हैं घरों में, या खाना बनाने की प्रक्रिया, झाड़ू पोछा लगाने की प्रक्रिया, मकान बनाने की प्रक्रिया, पुल बनाने की प्रक्रिया से लेकर फैक्ट्री कल कारखानों में काम करने का जो पूरा प्रोसेस है, मनुष्य इसमें एक अलग, उससे अलग हटता है। और ये अलग हटने की प्रक्रिया ही अपने आप में क्या है? लेबर प्रोसेस। जो लेबर प्रोसेस है, लेबर प्रोसेस में मनुष्य और प्रकृति दोनों हिस्सेदारी करती हैं। लेबर प्रोसेस अपने आप में क्या है? मनुष्य एज अ सब्जेक्ट, जब मैं बात कर रहा हूं मनुष्य एज अ सब्जेक्ट जो कि एक्ट करता है, जो कि जिसके अंदर जो मूव करता है, जो एक्ट करता है किसी चीज के ऊपर, जो इंग्लिश टर्म में यूज होता है सब्जेक्ट भी, सब्जेक्ट की तरह वो एक्ट करता है प्रकृति पे। प्रकृति उसकी जो प्रकृति यानी कि नेचर, वो उसका ऑब्जेक्ट होता है, वो उसके ऑब्जेक्ट ऑफ लेबर होता है। और मैन एज अ सब्जेक्ट होता है प्रक्रिया में ही ये जो ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड को वो खुद समझता है और उस प्रक्रिया को बदलता है। यानी कि प्रकृति में, चाहे वो खान खदान में कोयला नीचे से निकालता हो, वो चाहे लोहे की तमाम ओर्स को निकालता हो और उसमें से स्टील बनाता हो, वो पहली बार मिट्टी से ईंट बनाता हो, वो सिल्क वॉर्म के सिल्क से सिल्क की साड़ी बनाता हो, प्रकृति के तत्वों को वो उस पर एक्ट करता है, उसमें कई सारी प्रोसेसेस के जरिए उसको फाइनल एक फॉर्म देता है, रूप लेता है, जो एक उसके लेबर के प्रोडक्ट के तौर पर तैयार होती है। लेकिन इस प्रोसेस में जब वो उस पर एक्ट कर रहा होता है, वो प्रकृति के सामने वो अपने सिर्फ हाथ पैर और इनका इस्तेमाल नहीं करते हुए, प्रकृति के और भी अपने टूल्स का इस्तेमाल करते हुए, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ लेबर का इस्तेमाल करते हुए, प्रकृति की शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए वो स्टीम इंजन का इस्तेमाल कर सकता है, वो हीटिंग प्रोसेस का इस्तेमाल कर सकता है, वो सोलर जो पावर है उसका इस्तेमाल कर सकता है। वो कई प्रोसेसेस का जो प्राकृतिक शक्तियां हैं, इलेक्ट्रिसिटी,
हीट, ये सारी इन सारी शक्तियों का इस्तेमाल करते ही प्रकृति के तमाम रूपों में एक सर्टेन बदलाव लाता है, चेंज लाता है और अपने इस्तेमाल में उनको लेकर आता है। ये जो श्रम की प्रक्रिया है, यही श्रम की प्रक्रिया मनुष्य को अन्य जो पूरा एनिमल वर्ल्ड है उससे अलग करती है। ये इसमें इस पूरी प्रोसेस में जब मैं ये डिफाइन कर रहा हूँ, इसी सेंस पे मैं डिफाइन कर रहा हूँ कि मैन अपने आप में सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट उसका नेचर है। इस प्रोसेस में ये एक्शन चलता है, इस प्रोसेस में ये चलता है। और इस पूरी प्रक्रिया में मनुष्य प्रकृति की शक्तियों को भी समझता है, सीखता है किस तरह से बदलाव लाना है। लेकिन इसमें एक और चीज़ ये भी होती है, ये जो श्रम लेबर प्रोसेस है, ये लेबर प्रोसेस यानी कि चीज़ों का प्रोडक्शन करना, यही खान खदान से लेकर सिल्क से लेकर ये चीज़ों को करना, ये जो प्रोडक्शन, ये जो लेबर की प्रोसेस है, प्रोडक्टिव एक्टिविटी है, यही मनुष्य को अलग करती है जीव जगत से। लेकिन ये प्रोडक्टिव एक्टिविटी कोई भी मनुष्य एक एक्टिविटी कलेक्टिवली शुरू होती है, वो एक एज अ सोसाइटी शुरू करता है। और इसी में जब प्रोडक्शन करना शुरू करता है तो मनुष्य सिर्फ प्रकृति पर एक्ट नहीं कर रहा होता है, प्रकृति के ऊपर चीज़ों को नहीं बदल रहा होता, बल्कि अपने समाज के ऊपर भी एक्ट कर रहा होता है। और क्योंकि समाज के साथ उसमें सारी चीज़ों के ऊपर बदलाव लाता है, एक दूसरे के साथ मिलकर चीज़ें बदलती है, तो उस पूरे जो प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन है, जो पूरी प्रोसेस ऑफ लेबर प्रोसेस है, उस प्रोसेस में जो मनुष्य है वो अपने समाज में भी और अपने प्रकृति में भी बदलाव लाता है, अंतर लाता है। ये वो पहली चीज़ है जो मनुष्य को जीव जगत से अलग करती है, पूरी तरह से अलग करती है। इस पूरी प्रक्रिया में उसका जो चिंतन है, जैसा उसका उत्पादन का स्तर होगा, जैसा उसका उत्पादन का स्तर होगा, जिस तौर पर वो सामाजिक तौर पर अपने अन्य प्रोड्यूसर्स के साथ जिस तरह से करता है, ये जो पूरी प्रोसेस है, जब वो एज अ नेचर के ऊपर एक्ट कर रहा है, अन्य प्रोड्यूसर्स के ऊपर एक्ट कर रहा है, इस समय इस रिलेशनशिप में सिर्फ एनवायरनमेंट में नहीं, जैसे कई लोग कहते हैं कि मटीरियलिस्ट होने का मतलब ये है कि मनुष्य अपने एनवायरनमेंट से प्रभावित होता है। ये मटीरियलिस्ट होने का ये पुराने सेंस में मैकेनिकल मटीरियलिस्ट होने का सेंस हो सकता था, लेकिन मॉडर्न सेंस में जहाँ पे हम बात करें मटीरियलिस्ट होने का, मॉडर्न मटीरियलिज्म, खासतौर पर डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म, ये कहती है कि मनुष्य अपने सामाजिक अस्तित्व में, जो सोशली जब वो एग्जिस्ट करता है, उसके सोशल एग्जिस्टेंस में उसकी सोशल कॉन्शियसनेस फॉर्म होती है। यानी कि वो जब प्रकृति को बदलने के दौरान अपने साथी, अपने अन्य प्रोड्यूसर्स के साथ जो संबंध बनाता है, सोशली जो संबंध बनाता है, उस प्रोडक्शन की प्रोसेस में अपने अन्य लोगों के साथ जो संबंध होता है, उस दौरान प्रकृति की, समाज की और हर फिनोमेना की जो उसकी छवि उसके दिमाग पर पड़ती है, वो एक सोशल इमेज होती है। वो कोई इंडिविजुअल उस इमेज को नहीं बनाता, उस इमेज के ऊपर एक उस इमेज का एक सोशलाइजेशन हो चुका होता है ऑलरेडी, जो उसकी प्रोडक्टिव एक्टिविटी की वजह से और अपने अन्य प्रोड्यूसर्स के साथ के कांटेक्ट की वजह से उसकी जो सोशल इमेज बनती है, उस सोशल इमेज से ही में ही उसकी कला, उसके विज्ञान को आप रख कर देख सकते हैं। यहाँ ये वो पहला स्टोन है, या पहला वो कदम है, या पहला वो फाउंडेशन स्टोन है जिसको आपको समझना होगा कि ह्यूमन जो जितने भी आर्ट और साइंस के ओरिजिन के ऊपर जो समझना है कि मनुष्य का जो सामाजिक अस्तित्व है, वही उसकी सामाजिक चेतना का निर्माण करता है। इससे इतर कहीं से भी कोई भी जो उसका चिंतन है उसके बाहर से कहीं से नहीं आ सकता, वो इसी के भीतर से, इसी जगह से, यहाँ से आता है। ये वो पहला एक्ट है। लेकिन ये प्रोसेस यहाँ तक रुकती नहीं है। मनुष्य निश्चित ही उत्पादन करता है। अब मैं कुछ
टर्मिनोलॉजीज को मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि ये टर्मिनोलॉजीज, इसीलिए मैंने यहाँ से शुरुआत, या जॉर्ज थॉमसन भी इस टर्मिनोलॉजी से शुरू करते हैं, क्योंकि उनका जो आगे जैसे जैसे वो आगे पूरे एक एक फील्ड को उठाएंगे, म्यूज़िक को उठाएंगे, या फिर किसी नाटक के फॉर्म पर, पोइट्री के फॉर्म पर उठाएंगे, तो उस फॉर्म को समझने के लिए पहले कुछ जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है जिस पर एक सहमति बन जाए, जिस पर एक साथ में चिंतन करने के लिए वो टूल्स मिल जाएं जिससे वो इसको पूरा समझने की कोशिश करेंगे, वो यहाँ से वो वाकिफ कराते हुए चलते हैं। तो पहला जो वो स्टेप है, वो पहला स्टेप इसको रखते हैं, और इसके बाद अगले स्टेप पर यहाँ पर आते हैं। वो बताते हैं कि जो मेन है सिर्फ उत्पादन के जो पूरी मतलब श्रम की प्रक्रिया के दौरान ये तो है ही कि अपने एनवायरनमेंट पे भी एक्ट करता है, एनवायरनमेंट के ऊपर एक्ट करता है, साथ में मतलब अपने समाज के ऊपर एक्ट करता है, और ये उसका कॉन्शियस एक्ट होता है। जो हम लोगों ने बात की, ये कॉन्शियस एक्ट होता है, लेकिन ये सिर्फ एक प्रोसेस में एक्ट नहीं करता, ये एक वन वे नहीं होता है। जैसे मनुष्य प्रोड्यूस करता है, वो साथ में कंज्यूम भी करता है। प्रोडक्शन और कंजम्पशन एक दूसरे से जुड़ी हुई एक कॉन्ट्रडिक्टरी प्रोसेसेस है। प्रोडक्शन अपने आप में कंजम्पशन भी है, कंजम्पशन अपने आप में प्रोडक्शन भी है, यानी कि हर कंजम्पशन प्रोडक्टिव कंजम्पशन होता है और हर प्रोडक्शन कंजम्पटिव प्रोडक्शन होता है। जिस सेंस में मैं ये बात कर रहा हूँ, मैं इस सेंस में बात कर रहा हूँ कि मनुष्य कोई चीज़ जो प्रोड्यूस कर रहा है, वो प्रोड्यूस करने के दौरान उसके शरीर की ऊर्जा का कंजम्पशन होता है। वो उन रॉ मटेरियल्स को भी कंज्यूम करता है जो कि फाइनली किसी फॉर्म में, मान लीजिए आप कोई एक पेंटिंग बनाते हैं, आप एक पेंटिंग में कुछ रंगों को कंज्यूम करते हैं, वो अपने सारी क्रिएटिविटी के जो सारी चीज़ें जो उस समय बना रहे होते हैं, तो आप कुछ चीज़ें कंज्यूम करते हैं, तब आप कुछ चीज़ प्रोड्यूस करते हैं। न सिर्फ आप रॉ मटेरियल्स को, वो प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करते हैं, बल्कि अपने सारे न्यूरॉन्स को, अपने सोचने समझने की शक्ति, क्षमता को भी कंज्यूम। जो कंजम्पशन प्रोडक्शन के दौरान आप इस रूप में तो मनुष्य अलग होता ही है कि कोई भी मकड़ी और कोई भी मधुमक्खी का जो एक्ट है, जो वो चाहे मधुमक्खी छत्ता बनाती हो, शहद का छत्ता बनाती हो, या मकड़ी जाला बनाती हो, उसको ये नहीं पता है, उसके पास कोई इमेज नहीं होती है वो क्या बनाने वाली है। लेकिन मनुष्य के पास एक इमेज होती है। वो कोई एक आर्किटेक्ट अगर घर बनाने वाला है, तो उसके घर से पहले उसके पास एक ब्लूप्रिंट होगा। के बर्तन किस तरह से बनती है, उसकी एक मेंटल इमेज उसके पास होती है। लेकिन इस मेंटल इमेज के साथ जो वो पूरी प्रोसेस कर रहा होता है, उस प्रोसेस में उसके पास एक तो प्रकृति को बदलते टाइम उसकी एक समझदारी है कि मैं कैसे बदलूंगा, और इस प्रोसेस में जब वो उसको बदलता है, प्रकृति भी वापस उसके ऊपर एक्ट करती है। सिर्फ इस रूप में नहीं कि वो उसको थकान पैदा करती है, उसके शरीर को सोख लेती है, उसके शरीर की ऊर्जा खत्म करती है, बल्कि उसकी क्रिएटिव पावर्स को भी जागृत करती है। प्रकृति का एक्ट, ये जो प्रोडक्टिव एक्ट है, ये कंजम्पटिव बनाने के साथ उसको मिलेगी, उसकी उस इमेजिनेटिव पावर को भी जागृत करता है। उसके साथ साथ उसके अंदर ये इच्छाओं को भी जागृत करता है, डिजायर्स को भी जागृत करता है कि जब वो चीज़ें खाएगा, चीज़ें बनाएगा, उसके साथ साथ मतलब वो पूरी प्रोसेस में ये जो एक इमेज है, उसके पास एक ऑलरेडी मौजूद इमेज है, लेकिन उस पूरी प्रोसेस में जब वो काम कर रहा होता है, वो प्रोड्यूस कर रहा होता है, वो प्रोडक्शन की प्रोसेस भी उसके ऊपर वापस से एक्ट करती है। उस पूरी प्रोडक्शन की प्रोसेस के एक्ट में, यानी कि मनुष्य खुद भी बदल जाता है। जब वो प्रकृति को बदलता है,
जब वो अपने समाज में अन्य प्रोड्यूसर्स को बदलता है, उस पूरी प्रोसेस में वो खुद भी बदलता है, उस पूरे एक्ट के अंदर वो खुद भी बदलता है। और ये जब वो जिस मटेरियल के अंदर बदलाव ला रहा होता है, चाहे वो कोई एक कलाकृति हो सकती है, किसी कलाकृति में किसी कैनवस पे ड्रॉ करना हो या कोई म्यूजिकल पीस कंस्ट्रक्ट करना हो, इस पूरी प्रोसेस में उसको अपने इस मोडस ऑपरेंडी को, वो जिस तरह से बनाता है, चीज़ें करता है, उसका एक पर्पस भी समझ में आता है कि इस चीज़ का अर्थ क्या है। वो पहली बार, अभी अगर हम इसमें पेंटिंग समझ हटा दें, ये सारी चीज़ हटा दें, अभी पहली बार हम इस प्रोसेस की बात करें जहाँ पर पहली बार ये पैदा ही हो, वो सिर्फ अपना पेट भरने के लिए कोई प्रोडक्शन कर रहा है, वो खेती कर रहा है, लेकिन उस खेती करने की प्रोसेस के दौरान भी उसका एक अर्थ पैदा होता है। उसका उस दौरान भी उसकी जो खेती करते वक्त खेती होगी, खेती के बाद आदमी खाएगा, जिंदा रहेगा, सारी चीज़ों को इसके गीत गाता है। ये सारे जो इमेजेस उसके दौरान उसके दिमाग में पैदा होती है, उस पूरी प्रोसेस के दौरान, उस वो जो एक्ट कर रहा होता है, उस एक्ट को भी वो और ज़्यादा अपने डिफाइन करता है, उसके पर्पसेस से उसको जोड़ता है। इस सेंस में जो प्रोडक्शन की पूरी प्रोसेस है, वो प्रोडक्शन की पूरी प्रोसेस में दो इमेजेस होती हैं। वो एक इमेज नहीं होती है, वो दो इमेज होती हैं। एक उसकी कॉग्निटिव एस्पेक्ट होता है, उसका संज्ञानात्मक पहलू होता है। संज्ञानात्मक पहलू, कितना बीज डालेंगे, कितना पैदा होगा, सारी चीज़ें होंगी, किस तरह से आएगा। दूसरा पहलू होता है संवेदनात्मक पहलू, अफेक्टिव एस्पेक्ट होता है। कॉग्निटिव एस्पेक्ट और अफेक्टिव एस्पेक्ट, यानी कि जो डिज़ायर से, जो उसकी जुड़ा हुआ है, उसके जिससे जुड़े, वो जो उसके प्रीवियस जो कंजम्पशन, जो प्रोडक्शन है, वो कंजम्पशन भी है, और वो हो रही हैं उस प्रोडक्टिव प्रोसेस के दौरान ही। वो जो दूसरा एस्पेक्ट पैदा होता है, अफेक्टिव एस्पेक्ट, ये दोनों ही एस्पेक्ट, कॉग्निटिव एस्पेक्ट अपने आप में एम्ब्रायो में साइंस का आधार लिए हुए होता है, और जो अफेक्टिव एस्पेक्ट है वो अपने एम्ब्रायो में आर्ट का आधार लिए हुए होता है। ये दोनों ही आगे आने वाले वक्त में विज्ञान के रूप में और आर्ट के रूप में एक नॉलेज के अलग अलग फॉर्म्स के रूप में हम लोग इनको डिफाइन करते हैं। ये दूसरा स्टेप है जिसको कि जॉर्ज थॉमसन रखते हैं इस पूरे चीज़ को समझने के लिए। तीसरे इस पर आते हैं, समझाते हैं कि ये कैसे और फिर एक्सपैंड होता है। ये तो दो बेसिक इसको बताया, लेकिन ये पूरे जो मानवीय मनुष्य की पूरी यात्रा है, समाज की यात्रा है, ये आगे बढ़ती है, उसमें कैसे एक्सपैंड होता है, इस पर बात करते हैं। यहाँ तक कोई बातचीत हो तो अगर पूछना चाहे तो कर सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें गूगल में शायद ये भी आ गया ना, अब ये रेज एंथ्रोपॉइड एप्स के जिस स्टेज पे वो बिलोंग करता था, वहाँ से जब निकल कर, अफ्रीका के जंगलों से निकल कर उसने मनुष्य तक की अपनी यात्रा में कदम ब कदम आगे बढ़ाया है। वो कभी भी वो कहीं रुका नहीं है, वो मंजिल रुकी नहीं है, वो नित निरंतर आगे बढ़ता रहा है। उसका उत्पादक गतिविधियाँ, उसकी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़, जो शुरुआत में सिर्फ हंटिंग और गैदरिंग तक ही सीमित थी, हंटिंग और गैदरिंग तक वो सिर्फ शिकार करता था। उसके शुरुआती टूल्स हैंड एक्स थे, स्क्रैपर था। उसके बाद उसने ऐसे टूल्स आए जो उसको खेती के लिए आवश्यक थे, ज़मीन खोदने से लेकर होती है, विकसित होती है। उसने अन्य अन्य प्रकृति की शक्तियों का इस्तेमाल किया। उसने पाल बनाया, उसने जानवरों को बांधा, उसने आग को काबू में किया, उसने मकान बनाया, उसने लकड़ी के ढांचे खड़े किए, उसने मिट्टी का इस्तेमाल करके पॉटरी में बर्तन बनाए, उसने खाना बनाना किया। उसकी प्रोसेस लगातार आगे बढ़ती चली गई, उसकी प्रोडक्टिव एक्टिविटी लगातार नित्य निरंतर आगे ही बढ़ती चली गई है, वो कहीं थमी नहीं है।
लेकिन एक शुरुआती मंजिल में जब मनुष्य जब कबीलाई समाज में जीता था, कबीलाई समाज में जीने की जो मंजिल थी, हाँ, वो उसमें जब मनुष्य रहता था उसमें सबको सबके बराबर जितनी ज़रूरत थी उसके ज़रूरत के अनुसार सबको मिलता था। अलग अलग लोग हैं, जितने लोग हैं कबीले के, अगर उनमें से कोई भी लोग कम पड़ेंगे पूरे शिकार के दौरान, कंदमूल इकट्ठा करने के दौरान, तो पूरा कबीला ही खत्म हो सकता था, पूरा कबीला ही नष्ट हो सकता था। तो ये एक मजबूरी थी, क्योंकि अगर रहना है तो साथ रहना ज़रूरी था, और उसमें कलेक्टिवली लेबर करना ज़रूरी था, साथ में मेहनत करना ज़रूरी था, शिकार करना ज़रूरी था। एक हद तक डिवीजन ऑफ लेबर भी हो चुका था, जो स्त्री और पुरुष के बीच में जिस हिस्टोरिकल नेचुरो हिस्टोरिकल जंक्चर पर मनुष्य एंथ्रोपॉइड से मनुष्य बनता है, उस दौरान भी स्त्री और पुरुष के बीच में कुछ शारीरिक अंतर थे। उन शारीरिक अंतरों के साथ साथ प्रोजेनी को ग्रो करना, स्त्री लगातार उन प्रोडक्टिव एक्ट्स में नहीं लगी रह सकती है जब तक वो जब बच्चा पैदा होता है, यानी कि नेचुरो हिस्टोरिक कॉजेज की वजह से खास जंक्चर पर जब हम मनुष्य बनते हैं, तब भी ऑलरेडी जो जिस किस्म का श्रम हो रहा था उस डिफरेंसेस थे। लेकिन अभी भी सोसाइटी में जितना पैदा होता था वो सबकी ज़रूरत का भी कम पड़ता था, और कई कबीले नष्ट हो जाते थे, कई कबीले के कबीले नष्ट हो जाते थे। वही कबीले बच पाए जो लगातार अपने फूड सोर्स के लिए मूव करते रहते थे, इधर से उधर मूव करते रहते थे, या बेहतर के लिए इवॉल्व करते थे, तो सोशली इवॉल्व करते रहेंगे, वही लगातार आगे बढ़ते रहे। ये प्रोसेस जारी रही, और एक खास मंजिल में पहुंचकर जहां पर कि सरप्लस प्रोडक्शन शुरू होता है, यानी कि खेती का आविष्कार शुरू होता है, और पहली बार स्थायी एक ठिकाने बनने शुरू होते हैं, जहाँ पर जो पहली बार जो सीड ग्रास थी, जो वाइल्ड सीड ग्रास थी, उससे देखा जाता है। ये भी प्रक्रिया बहुत बार देखी होगी मनुष्य ने, गिरते हुए बीज का ज़मीन में से फूट कर फिर से नए पौधे में तब्दील हो जाना, इसको समझना, इसका फिलोसफर इसको समझ पाना और उसको रिपीट करके खुद से प्रोड्यूस कर पाना, ये पहला एक्ट बहुत बड़ा एक्ट था। और इस एक्ट को करने के बाद जब से मनुष्य ने प्रोडक्शन शुरू किया, उसके प्रोडक्शन में अब जितना ज़रूरी था सब लोगों के जिंदा रहने के लिए, उससे अतिरिक्त पैदा होना शुरू होता है, सरप्लस प्रोडक्शन शुरू होता है। और सरप्लस प्रोडक्शन के साथ ही ह्यूमन सोसाइटी के अंदर जो डिवीजन ऑफ लेबर है वो और ज़्यादा कंसोलिडेट होना शुरू होता है, प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ और बढ़नी शुरू होती है, एनिमल हस्बेंड्री होता है, एग्रीकल्चर होता है, हंटिंग होती है, तरह तरह के काम और ज़्यादा डिवाइड होते चले जाते हैं। जितने जितने डिवीजन ऑफ लेबर ज़्यादा विस्तृत होता है, बढ़ता चला जाता है। और सरप्लस ऑफ प्रोडक्शन पहली बार क्या कर देता है, सरप्लस प्रोडक्शन पहली बार क्या चीज़ प्रोवाइड करता है, सोसाइटी में गैर बराबरी से वितरण किया जा सकता था। अभी तक जो कुछ भी वितरण किया जाता था, जो कुछ पैदा होता था, वो सबको उनकी ज़रूरत के अनुसार जितना मोटा मोटी जितना उस वक्त के लिए संभव था उतना होता था। उस समय कोई वो सचेतन तौर पर कॉन्शियसली नहीं करते थे, लेकिन जितना संभव था लोग करते थे। कुछ शमन्स होते थे, कुछ ट्राइबल लीडर्स होते थे, क्योंकि आपस में ट्राइब भी युद्ध लड़ती थी एक दूसरे से, तो इस तरह के वॉरलॉर्ड्स होते थे, कुछ शमन्स होते थे, और आम श्रमिक होते थे। और ये भी कई उसमें इस तरह के डिविजन्स आ चुके थे सोसाइटी में, सोशल लेवल के डिविजन्स आ चुके थे कई इस तरह की ट्राइबल सोसाइटीज़ में। लेकिन पहली बार सरप्लस प्रोडक्शन होने से, अतिरिक्त प्रोडक्शन होने से, सोसाइटी के अंदर पहली बार रूलर्स और रूल्ड पैदा होता है। रूलर्स जो अपने आप को पूरे प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन से, जो लग पर पैदा करने की प्रक्रिया से अपने आप को काट लेते हैं, और वो सिर्फ एक मेंटल वर्क में लग जाते हैं। वो बताते हैं कि चीज़ें किस
कुछ जो लोग जो पैदा करने के काम में लगे होते हैं उनके कामों का एनालिसिस करना, बताना कि कितना प्रोड्यूस करना है कितना नहीं करना है, और अपने लिए जो अतिरिक्त जो पैदा हो रहा था उस अतिरिक्त को अपने पास लेके जाते हैं, बेशी अपने पास रखते हैं। ये पहली बार शुरू होता है। डिस्ट्रीब्यूशन अलग किस्म से पहली बार जो मंजिल थी उससे भंग होता है। और इसी के साथ साथ ये जो पूरी प्रोसेस थी, इस पूरी प्रोसेस पे जब अतिरिक्त पैदा होना शुरू होता है तो कोई भी प्रोड्यूसर जो पैदा करेगा सोसाइटी में जो पैदा करेगा, एक वो पैदा करेगा अपने कंजम्पशन के लिए, एक सोशली जो ज़रूरत था जो कुछ भी पैदा करता था, ये जैसे जैसे पैदा होता है एक इंडिविजुअल कंजम्पशन के लिए और एक जो सोशली जो सरप्लस प्रोडक्शन था। अब जो सरप्लस प्रोडक्शन जो अतिरिक्त पैदा होता था, जो पहले कबीले में सामूहिक तौर पर रखा जाता था, अब उसके ऊपर हक रूलर्स का होने लगा, उनके लिए वो पैदा होना शुरू हुआ और उन्होंने उसको एक तरीके से हेरिडेटरी बनाना फिर शुरू किया कि वो उनके जो वंश के लोग होंगे उनके पास ही आएगा। संपत्ति पैदा होती है पहली बार, और उस संपत्ति को मेंटेन करने के लिए, उस बेशी को कंट्रोल करने के लिए पहली बार स्टेट मशीनरी खड़ी होती है, राज्य सत्ता खड़ी होती है, फौज खड़ी होती है, हथियार खड़े होते हैं। वो हथियार जो अपने ही लोगों को दबाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ये सारी चीज़ें खड़ी होती हैं। लेकिन साथ साथ जो एक दूसरे से, अब जब अतिरिक्त प्रोडक्शन था, डिवीजन ऑफ लेबर बढ़ गया था, तो एक्सचेंज की समस्या आती है कि एक्सचेंज कैसे किया जाएगा, किस तरह से आपस में एक्सचेंज किया जाएगा। कोई जो है एक स्तर पर मीट प्रोडक्शन में लगा है, कोई डेयरी के उसमें है, कोई खेती के उसमें लगा है, अलग अलग तरह के हैं, कोई कपड़ा बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, बहुत सारे किस्म के हो गए। सब लोग एक लेवल पर प्रोड्यूस भी कर रहे हैं अपने लिए, लेकिन हर कोई सब चीज़ें प्रोड्यूस नहीं कर सकता। पहली बार यहाँ पर एक दूसरे से जो पैदा किया जा रहा था, एक्सचेंज की ज़रूरत पड़ती है। और ये एक्सचेंज की ज़रूरत के सेंस में ही पहली बार सोसाइटी में अराइज होती है। जो जो कुछ भी वो पैदा कर रहा था, जब वो खेती में गेहूं पैदा करता हो, कोई आदमी दूध निकालता हो, ये दूध हो और ये चाहे मांस हो, दूध हो, चाहे वो खेती से पैदा होने वाला गेहूं हो, इन सबको, गेहूं तो शुरुआत में कुछ जगह नहीं, चाहे धान हो, कुछ भी हो, कोई भी फसल हो, अभी हम इन जनरल बात कर रहे हैं, उसको आपस में एक्सचेंज कैसे किया जाए, इसकी समझदारी की ज़रूरत थी। ये कैसे किया जा सकता है? अब कोई चीज़ एक दूसरे से आपको एक्सचेंज करनी है तो एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि गेहूं अपने आप में अलग चीज़ है, दूध अपने आप में अलग चीज़ है, लेकिन दोनों को इसकी ज़रूरत है तो दोनों एक्सचेंज करेंगे। एक्सचेंज कौन सी चीज़ें हो सकती हैं? कोई वही चीज़ें एक्सचेंज हो सकती हैं जिसमें कॉमन हो, जैसे 4 किलो गेहूं या और 1 लीटर दूध एक दूसरे से एक्सचेंज होते हैं। फ़र्ज़ कीजिए, अभी इसमें और कॉन्क्रीट उसमें कितना क्या है उस पर नहीं करते, लेकिन एक दूसरे से आप एक्सचेंज करते हैं पहली बार। इस पूरे एक्सचेंज की प्रोसेस को कैसे किया जाएगा? उसमें कोई एक चीज़ समान होगी तभी एक्सचेंज किया जा सकता है। ये किसी भी स्तर पर, लेकिन ह्यूमन प्रैक्टिस में कौन कितना पैदा कर रहा है, कौन कितना कर रहा है, इस ज़रूरत के अनुसार चीज़ें जितनी पैदा की जा रही है एक दूसरे से एक्सचेंज किया जाने लगा। ये एक्सचेंज की प्रोसेस ही अपने आप में ये डिमांड करती थी। यहीं से ट्रेड शुरू होता है बड़े स्तर पर। ट्रेड के साथ बड़े स्तर पर मैथमेटिक्स का ओरिजिन होता है। साथ में चीज़ों को ये समझना, उससे एब्स्ट्रैक्ट किया जाए और दूसरे से एब्स्ट्रैक्ट एक दूसरे के बराबर है, ये कैपेसिटी भी सोसाइटी में उस वक्त अराइज, ये सोच पाने की, एब्स्ट्रैक्ट कर पाने की। एब्स्ट्रैक्शन यानी कि जो चीज़ सामने दिखाई दे रही है उसके अंदर के कुछ एसेंशियल तत्वों को, उसके अंदर के एसेंस को एब्जॉर्ब करके अलग कर पाना, छांट पाना, उसको छांट करके उसके अंदर के एसेंस को संभाल पाना, ये एब्स्ट्रैक्शन कर पाने की कैपेसिटी भी मनुष्य के समाज ने तभी पैदा की जब उसने जो चीज़ें वो पैदा कर रहा था, एक वो खुद के उपभोग के लिए यानी कि वो उसके यूज़ के लिए थी, और दूसरा जो वो पैदा कर रहा था वो एक्सचेंज के लिए भी थी। जब पहली बार जो वो चीज़ें पैदा कर रहा था, जब गेहूं जो था, चाहे वो दूध जो था, वो अपने आप में कमोडिटी जब बन जाती है, कमोडिटी एक खास, कोई भी वस्तु अपने आप में कमोडिटी एक खास मंजिल में जाकर बनती है जब वो सिर्फ यूज़ ही नहीं, उसके साथ साथ एक्सचेंज भी उसका होने लगता है। वो यूज़ के लिए भी होती है और उसको एक्सचेंज भी किया
फिर उनके अंदर क्वालिटेटिव कितने डिफरेंसेस हैं इनको मेजर करना, कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट में अंतर कर पाना, चीजों को जोड़ पाना, चीजों को घटा पाना, ट्रेड का आधार पैदा होता है, पहली बार मनी पैदा होती है, चीजों को वे करने की जरूरत पैदा होती है। इस समय एक बड़े स्तर पर सारे ये कैपेसिटी की जरूरत थी कि चीजों को कई लेवल पर इस कैपेसिटी की ज़रूरत पड़ती है। ह्यूमन सोसाइटी एक एक कदम आगे बढ़ते हुए कि चीज़ों को कैसे, मतलब ये अपने आप में साइंटिफिक थिंकिंग की तरफ धकेलती है, पूरे सोसाइटी को इसके तरफ आगे बढ़ाती है। ये पूरा कमोडिटी प्रोडक्शन जब से शुरू होता है, एक्सचेंज शुरू होता है, सरप्लस प्रोडक्शन पैदा होने के बाद से जब से शुरू होता है, यहाँ से जो भी वो पैदा करता है उसको पता नहीं है वो क्या पैदा कर रहा है, वो सिर्फ इसलिए पैदा करता है, वो बाजार के लिए पैदा करना शुरू करता है, और बाजार में क्या होगा उसको भी उसका पता नहीं होता सारी चीजों के अंदर। एक कमोडिटी फैटिश भी पैदा होता है। ये अपने आप में मनुष्य जो पैदा कर रहा है, जो एक मनुष्य और दो मनुष्य जो पैदा कर रहे हैं, जो पहले हमने जहां से शुरुआत की थी कि ह्यूमन जो प्रोड्यूस करते हैं, वो जो उनका जो उन साथ में एक साथ मिलकर पैदा कर रहे थे, वो सब कुछ कंज्यूम आपस में करते थे। लेकिन पहली बार एक सोसाइटी जहां पर इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस करना होता है, और इंडिविजुअल्स सोशली अलग अलग लोग मिलकर अलग अलग अपने अपने तौर पर पैदा करते हैं और वो एक्सचेंज करते हैं, तो अपने आप में वो सोसाइटी के मेंबर्स के दूसरे से एक्सचेंज को भूल कर कमोडिटीज को देखना ज्यादा शुरू कर देते हैं कि कमोडिटीज एक दूसरे से कैसे एक्सचेंज होती है। और कमोडिटी अपने आप में एक ऐसी एक अवधारणा लेना शुरू कर देती है जो मनुष्य से भी ऊपर उठती चली जाती है। उसके ऊपर एक जैसे देव का एक आभा मंडल होता है, प्रभा मंडल होता है देवता के पीछे, वैसे ही कमोडिटी के ऊपर एक प्रभा मंडल आ जाता है। और ये प्रभा मंडल अपने दूसरे स्तर पर पहली बार मनुष्य और मनुष्य के बीच के संबंध को पहली बार तो कमोडिटी फॉर्म छिपा लेती है। दूसरी बार जब इस कमोडिटी का भी और ज़्यादा लेवल पर एब्स्ट्रैक्शन होता है, जैसे कौड़ी एक्सचेंज के लिए यूज़ की जाती थी, मनी के रूप में डेवलप होती है, गाय मनी के रूप में डेवलप होती है, ग्रीक सोसाइटी में बकरी मनी के रूप में डेवलप होती है, फिर बाद में जाकर सोना चांदी और उसके सिक्के डेवलप होते हैं, और वो भी उनका भी बहुत एक लंबा इतिहास है। ये सब डेवलप होते हैं तो इसका अपना एक आभा मंडल बन जाता है और इसका एक फेटिश एक इस पूरे सोसाइटी के अंदर चीज़ों के प्रति जो हर चीज़ को पलट कर देखती है, सारी चीज़ों के अंदर जो कॉज और हट जाते हैं इस पूरी सोसाइटी के आधार में, जो भी आप देखिए, जितने भी फॉल्स कॉन्शियसनेस, जितने भी हम बात करते हैं कि जो अलग अलग धाराएं जितनी भी ये मानती हैं कि चीज़ें जैसी भी हैं वो किसी अनकंट्रोलेबल हैं, चीज़ों को समझा नहीं जा सकता, वो सारी शक्तियों के बारे में भी जो भी बात आती है वो इसी वजह से आती है कि सोसाइटी में इस किस्म का प्रोडक्शन शुरू हुआ और मनुष्य जो प्रोड्यूस करता है वही उसके हाथ से बाहर निकल गया, उसकी ताकत से बाहर निकल गया। वो एक्सचेंज जिसको करता है उसको पता नहीं है उसका क्या होता है। खैर, इस पर हम आगे और फिर जब लौट के आएंगे तो हम लोग फिर से इस पर बात करेंगे, अलग से इस पर हम एक बार बात कर सकते हैं। लेकिन अब आखिरी इसमें जाएं तो इस सारी चीज़ को जनरलाइज करते हुए, इस पूरी प्रोसेस को जनरलाइज करते हुए, यहाँ तक जॉर्ज थॉमसन पहले एक सोसाइटी, मनुष्य का सोसाइटी में या मनुष्य का प्रकृति में और समाज में उसको कैसे सिचुएट किया जाए, उसको हम कहाँ रख कर देखें, उसकी वो डेफिनेट क्वालिटी एनिमल वर्ल्ड से कैसे अलग करती है, इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, इसको कैसे हम पिन पॉइंट करते हैं, उसको पिन पॉइंट करते हैं जॉर्ज थॉमसन के। वो उसकी प्रोडक्टिव एक्टिविटी है, वो उसकी लेबर प्रोसेस है जो अलग करती है। लेकिन वो लेबर प्रोसेस ही जो मनुष्य जो उत्पादन करने जाता है, उत्पादन करने के साथ साथ अपने अन्य लोगों के साथ प्रोडक्शन करता है, उसी दौरान उसकी सोशल वस्तुओं के बारे में, दुनिया के बारे में उसकी एक सोशल इमेज जो उससे वो चीज़ों को समझता है, एब्जॉर्ब करता है, वही उसकी चेतना का आधार होता है, उसकी सामाजिक चेतना होती है जो उसके सामाजिक अस्तित्व से निर्धारित होती है। लेकिन ये जो सामाजिक
जो वो प्रोडक्शन के दौरान जो चीज़ें प्रोड्यूस कर रहा होता है, जब वो किसी भी प्रोडक्टिव एक्ट में भी जाता है, जब वो किसी चीज़ को बदलता है, वो चीज़ पलट कर उसको भी बदलती है। आप आ, किसी भी उत्पादन की गतिविधि के दौरान भी, चाहे वो आर्टिस्टिक प्रोडक्शन हो, चाहे वो सिंपल मटेरियल प्रोडक्शन हो, उस प्रोसेस में वो वापस से आपके ऊपर भी एक्ट करती है। वो आपके अंदर भी स्लम्बरिंग पावर्स को, मनुष्य की सेंसेस को डेवलप करती है, उसको और ज़्यादा ग्रो करती है। ह्यूमन आई, ह्यूमन ईयर, इस पूरी प्रोसेस ऑफ का संगीत को अप्रिशिएट इस वजह से नहीं कर सकता है कि वो पैदा हुआ था कोई उसके पास सिर्फ ह्यूमन हैंड की तरह एक्ट करती है, बल्कि लेबर प्रोसेस ह्यूमन हैंड के ऊपर भी एक्ट करती है। उसका ह्यूमन हैंड भी इवॉल्व होता है और ह्यूमन हैंड लगातार चीज़ों को प्रोड्यूस करता है। इस प्रोसेस में ह्यूमन हैंड बहुत सारे वर्षों की मेहनत का, आज जो हमको मिला है वो सारे एवोल्यूशन का सारे लेबर प्रोसेस के दौरान उसका एक फाइनल प्रोडक्ट है, जिसके जरिए हम जो रॉडिन के प्रोडक्ट्स, या जिसको एंगल्स कहते हैं कि किस तरह से मनुष्य जो रफ़ाएल सरीखी चित्रकारी कर पाता है, और बड़े शानदार स्कल्पचर्स जो रेनेसा काल में पैदा हुए, ये सब कुछ प्रोड्यूस कर पाया। ये पूरे उस इतने दौरान के काल में सारी चीज़ें पैदा हुई हैं, उस दौरान में हुई है। और इसके आगे भी बढ़ते हुए जैसे मानव समाज आगे बढ़ता है, ख़ास तौर पे कमोडिटी प्रोडक्शन शुरू होने के बाद से, जब सरप्लस प्रोडक्शन शुरू होता है, ह्यूमन सोसाइटी और हिस्से में वही इसी को सोशल एग्जिस्टेंस जो है उसका प्रोडक्टिव एक्टिविटी है, जब उसकी बदलती है, मनुष्य और मनुष्य के बीच के संबंध बदलते हैं, तो उसकी जो इमेजरी है उन सारी चीज़ों के बारे में, जो भी उसके आसपास की दुनिया है वो भी उससे बदलती है, वो भी उससे प्रभावित होती है। और वो बदल कर खास तौर पर कमोडिटी प्रोडक्शन के एरा में एक फॉल्स कॉन्शियसनेस पैदा होती है। लेकिन इन सबको टोटलिटी में अगर जोड़कर कहें, साइंस अपने आप में वो है, जैसे कहें कि वो एक फॉर्म है, सोशल कॉन्शियसनेस का वो फॉर्म है जिसमें मनुष्य अपने कॉग्निटिव एक्सपीरियंस को ऑर्गेनाइज करता है, वो अपने संज्ञानात्मक अनुभवों को ऑर्गेनाइज करता है, उसको कंसेप्चुअलाइज करता है, कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स को, चीज़ों को कैसे संज्ञानात्मक मतलब कॉग्निटिव, उसकी नॉलेज, वो पहलू कि चीज़ें कॉज और इफेक्ट्स को जानना, क्वांटिटी क्वालिटीज़ में कैसे तब्दील होती हैं, सारी चीज़ों को उसके एक एक एस्पेक्ट में जानना। दूसरा, आर्ट वो फॉर्म है सोशल एक्सपीरियंस का जो कि जिसमें वो अपने अफेक्टिव एक्सपीरियंस को ऑर्गेनाइज करता है, उसकी जो भावनात्मक पहलू हैं उनको, उसके इमोशंस को ऑर्गेनाइज करता है। लेकिन ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये कहीं पर एक दूसरे के साथ अलग नहीं है, ये कोई अलग चीज़ नहीं है, ये पैदा होते हैं लेबर प्रोसेस पे, ये प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन के दौरान पैदा हुई हैं, अलग हैं लेकिन एक है। इसी के बारे में बात करते हुए आइजनस्टाइन कहते हैं कि जो प्रिमिटिव इरा में आर्ट और साइंस जो था वो मैजिक के रूप में एक दूसरे में मिला हुआ था, लेकिन लोग तब अपने भावनात्मक जो संज्ञान था और जो उसका वैज्ञानिक दृष्टि थी, उसकी वैज्ञानिक दृष्टि और उसका जो भावनात्मक संज्ञान था चीज़ों को ग्रहण करने का, एक दूसरे से प्रभावित होने का, वो एक दूसरे में जुड़े हुए थे, वो मैजिक के आउटलुक में मिले हुए थे। मैजिक क्या है, जादुई विचारधारा क्या है, इस पे हम आगे जब जॉर्ज थॉमसन को पढ़ेंगे और विस्तार से हम लोग इस पे बात करेंगे, जॉर्ज थॉमसन कैसे इसको एक्सप्लेन करते हैं पूरा। अगर समझे तो जो शुरुआत में ट्राइबल जो वर्ल्ड था, जब मनुष्य पहली बार अपने एक्सपीरियंस को जैसे ऑर्गेनाइज करता है, उसको एक कलेक्टिवली जिन विचारों को जो सूत्र में जोड़ता है, जादुई विचारधारा ने बांधा था एक दूसरे से, और जादुई विचारधारा में कला और विज्ञान एक दूसरे से मर्ज होती है, कला विज्ञान रिलीजन सब एक जगह मर्ज होता है, वो आगे जाकर अलग अलग फॉर्म्स में, अलग अलग रूप में, एक एक पर्टिकुलर्स में बिखरता चला जाता है, एक कई में बढ़ जाते हैं। और लेकिन आज हम
वापस से जब इस पर जाएंगे, आइजनस्टाइन ये कहते हैं कि आज हमारा टास्क ये होना चाहिए कि क्योंकि ये प्रोडक्ट ऑफ ये लेबर प्रोसेस से पैदा होते हैं, इसलिए इन दोनों को एक दूसरे से जोड़ पाने की क्षमता भी हमें देखनी चाहिए। इन दोनों को बिल्कुल एक दूसरे से काट कर नहीं, दोनों एक दूसरे में इज इक्वल टू साइन नहीं लगाया जा सकता, आर्ट इज इक्वल टू साइंस, लेकिन आर्ट और साइंस का जो इनर जो कनेक्शन है, जो उसको एक दूसरे से जोड़ता है, उस तक हमें वापस पहुंचाना होगा। ये एक टास्क बनता है। इससे आइजनस्टाइन भी सहमत हैं, जॉर्ज थॉमसन भी इस ओर इशारा करते हैं। ये पहला हिस्सा हमने कवर किया, पहला चैप्टर हम लोगों ने कवर किया, इस पर एक बार बात कर लेते हैं। दूसरे चैप्टर में हम जाएंगे तो थोड़ा सा मैं मांग करूंगा साथियों से जो खास तौर पर साइंस बैकग्राउंड से नहीं है, मैं उनसे मांग करूंगा थोड़ा और कंसंट्रेट करेंगे, क्योंकि हम एवोल्यूशन की प्रोसेस पर थोड़ी सी बात करेंगे। लेकिन जिस तरह से जॉर्ज थॉमसन उसको इंट्रोड्यूस करते हैं वो बहुत ही जैसे क्या कहें, इतना फ्लूइड है उनका प्रेजेंटेशन, जिससे कि कोई भी ऐसा स्टूडेंट भी, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो खुद बायोलॉजी से इतना वाकिफ नहीं है, वो उस इंट्रोडक्शन को समझ सकता है। हो सकता है मैं इतना बेहतर ठीक है। बुक का पीडीएफ ग्रुप पे शेयर कर दिया है, ठीक है। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं, फिर आगे अब हम बात करते हैं। अगला जो चैप्टर है वो इसमें और अब एक एक पहलू को जॉर्ज थॉमसन अभी जितना कि अभी एक बहुत ही जनरल प्रेजेंटेशन क्लियर किया, वही कि प्रकृति में और समाज के अंदर मनुष्य को कैसे प्लेस करके देखा जाए, उसकी वो कौन सी चीज़ें हैं जो उसको अलग करती हैं, वहाँ तक बात की। अब फिर से एक बार और जाते हैं पीछे, इसी तर्क को और एक्सटेंड करते हैं कि कैसे जो मनुष्य है या ह्यूमन सोसाइटी है वो एक्सटेंशन ऑफ नेचर है, इस बात को ही, और इस बात को फिर से शुरुआत करते हैं और ये बताते हैं कैसे जो ह्यूमन कैपेसिटी अराइज होती है एक्सट्रैक्शन करने की, अब इसका एक तरीके से उसके स्पीशीज बीइंग में जाकर, अभी तक एक सोशल बीइंग के तौर पर, अभी एक नेचुरल बीइंग के तौर पर, उस तौर पर बात आई थी, अब उसके स्पीशीज पर जाकर कि वो कैसे उसके बॉडीली फंक्शंस कैसे इवॉल्व हुए, वो कैसे सुन पाया, समझ पाया, और एक पर्टिकुलर पे बात करते हैं कि वो कौन सी कैपेसिटी है जो ह्यूमन को अलग करती है एप से। ये तो इन जनरल बात हो गई कि प्रोडक्टिव एक्टिविटी और लेबर प्रोसेस अलग करती है, लेकिन अपने आप में कोऑपरेट कर पाना, स्पीच और लेबर जो कर पाने की क्षमता है, उसके हाथों से वो चीज़ों को जो प्रोड्यूस कर पाता है, स्पीच यानी कि बोल पाने की जो क्षमता है, एक दूसरे से अपने आप को अभिव्यक्त कर पाने की जो भाषा का एवोल्यूशन हुआ, एक अपने आप को आदमी वाक्य में अभिव्यक्त कर पाता है, कह पाता है सारी चीज़ें स्पीच के रूप में, कोऑपरेट कैसे कर पाता है, इन सारी चीज़ों को और ज़्यादा लेंसिंग करते हैं उस पूरे जो अभी तक हमने बात की उसको। और जैसे हमने ये बात की कि सूरज रोज उगता है, रोज डूब, पूरा धरती से लेकर सौरमंडल, सोलर सिस्टम से लेकर जो पूरा यूनिवर्स है वो एक निरंतर बदलाव की प्रक्रिया में है, और बदलाव भी अलग अलग किस्म के हैं। कुछ बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, कहीं न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है सितारों के भीतर, कहीं मनुष्य के शरीर के अंदर संरचना अलग तरीके से बदलती जा रही है, और पूरा जीव जगत जो है वो जीव जगत यानी कि लाइफ, जो लाइफ
पेड़ों को देखें, पौधों को देखें जिस पर फूल उग रहा हो, लता हो, घास हो, या जानवर हो, मेंढक हो, सांप हो, समुद्र की वेल मछली हो, शार्क हो, ये सब जो आज लाइफ की इतनी बहुत ज़्यादा बहुत ही वेरीड फॉर्म्स दिखती हैं, बहुत तरह तरह की फॉर्म्स दिखती हैं, ये एक धरती के बनने की प्रक्रिया में, धरती जब अपने आप में बनी थी, लाइफ का जहाँ ओरिजिन हुआ था, उसमें लाइफ का जो फर्स्ट फॉर्म था, वो जो फर्स्ट फॉर्म अराइज हुआ, कई बार बना होगा, नहीं हुआ होगा, और वो एक जो लाइफ की फॉर्म बनकर इवॉल्व हो गई। जब पहली बार केमिकल एवोल्यूशन शुरू होता है अर्थ पर, अर्थ एक खास मंजिल में पहुंचती है, और खास मंजिल पर उसका एक पूरे एक इन्वायरमेंट खास तरीके से इवॉल्व होता है, चीज़ें बदलती हैं, एक मंजिल में जाकर वहाँ पर एक बड़े स्तर पर केमिकल इवोल्यूशन शुरू होता है, यानी कि रासायनिक बदलाव, रासायनिक प्रक्रिया बहुत तेजी से बदलती है एक उस धरती के ऊपर। बादलों का बनना, समुद्रों का भरना, इस सब के बाद ये केमिकल इवोल्यूशन एक खास बायोलॉजिकल इवोल्यूशन में पहुंचता है, लाइफ का ओरिजिन होता है। और लाइफ जब से इवॉल्व होकर पहली बार हुई है, उसके बाद से बहुत सारी फॉर्म्स में टूटती चली गई है, एक स्पीशीज दूसरे में टूटी है, दूसरी स्पीशीज तीसरे। डार्विन ने यही प्रिडिक्ट किया था पहली बार। जैसे इस पर भी बहुत बहस चली, कई लोगों ने कई तरह की बातें कही कि भाई जैसे बाइबल ये कहती है कि आदम और हव्वा को भगवान ने बनाया और गॉड क्रिएट किया, और बाकी सब जानवरों को, पेड़ पौधों को उनके इंटरटेनमेंट के लिए बना दिया गया। या अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से इन एवोल्यूशंस को समझाते हैं, लेकिन साइंस इसको कैसे देखते हैं, इसको स्टडी करता है। जो डार्विन ने बताया कि उन्होंने पहले स्पीशीज कैसे बदलती, उन्होंने उस पिक्चर को कैच किया कि एक स्पीशीज दूसरे स्पीशीज में बदल, और वो लगातार परिवर्तन जारी है। इसी को हम लोगों ने पूरे सेंस में वापस से बहुत सारे फॉसिल्स मिले, सारी चीज़ें की, उससे गैदर करके समझने की कोशिश की कि इवोल्यूशन कैसे जारी है। यानी निरंतर रुक नहीं रहा है, वो भी लगातार बदल रहा है। कोई नई स्पीशीज लगातार बन रही है, पेड़ों की, पौधों, चाहे समुद्र के अंदर निरंतर परिवर्तन हो रहे हैं, वो रुक नहीं रहे हैं, थम नहीं रहे हैं। वो बदलाव प्रजातियों के रूप में दिखाई देते हैं हम लोगों को, वो एक अलग किस्म का बदलाव है। इसका अध्ययन किया। इस पूरे अध्ययन के अंदर अब एक मनुष्य इसमें कहाँ खड़ा हुआ है, इस पूरे एवोल्यूशन के ट्री के अंदर। अगर एवोल्यूशनरी एक ट्री है जिसमें लाइफ के शुरू होने के बाद से, जैसे पेड़ से तना होता है, उसकी अलग अलग शाखाएं निकलती हैं, शाखाओं से अलग अलग पत्तियां निकलती हैं, अलग अलग टूटना बिखरना जारी रहता है शाखा का। या आसमान से बिजली गिरती है, बिजली भी कहीं उसकी शाखा प्रशाखा खुलती चली जाती है, वैसे ही उसी तरीके से उसके बाद वहां पे पहुंच जाएंगे। ऐसा नहीं हुआ, ये मटेरियल कॉजेज में अपने आप एवोल्यूशन होते हुए चीज़ों को प्रिजर्व करना, जेनेटिक पूल वैसे ही रहे, हेरिडिटरी और अडेप्टेशन और चीज़ों के अंदर अलग अलग परिवर्तन लगातार जारी रहे, चीज़ें जैसी हैं वैसी बनी रहें, या बदलते हुए पर्यावरण में अपने आप को बदल लें, एक दूसरे से स्ट्रगल करें, एक दूसरे से कोऑपरेट करें। इसमें निरंतर बदलाव होता गया। हम इसमें डिटेल्स में नहीं जाएंगे। यहाँ पर ये बात करते हैं कि मनुष्य, जॉर्ज थॉमसन एक चीज़ कैटेगराइज करते हैं, अगर हम इन सारे जीव जगत में हायरार्की ड्रॉ करें, और हायरार्की वो किस पे ड्रॉ करते हैं, इसमें भी काफ़ी बहस है। अभी हम बायोलॉजी के उन डिबेट्स में नहीं जाएंगे। इवन कई ऐसे लोगों में जो प्रोग्रेसिव लोग हैं, उनके बीच में भी डिबेट है कि क्या इसको कोई हम मान सकते हैं, हायर और लोअर इसमें बोल सकते हैं। तो जॉर्ज थॉमसन इसमें एक बहुत अच्छा क्राइटेरिया चुनते हैं। वो कहते हैं कि हायर और लोअर जो क्राइटेरिया है वो हम इससे चुनेंगे जो वो कॉन्शियसनेस की कैपेसिटी से हायर फॉर्म ऑफ लाइफ कहते हैं। हायर फॉर्म ऑफ लाइफ जो कॉन्शियसनेस की कैपेसिटी जिसमें है, जिसके पास ब्रेन है, ब्रेन जो चेतना का वाहक है, जो चेतना की जो एक्टिविटी जिसके जरिए होती है, वो जिसके पास है,
अलग अलग लाइफ फॉर्म्स के पास अलग अलग तरह के नर्वस सिस्टम्स होते हैं, अलग अलग किस्म की इंटेलिजेंस होती है। इंटेलिजेंस है, कौओं की इंटेलिजेंस अलग है, प्राइमेट्स की, ह्यूमंस की इंटेलिजेंस अलग है, ऑक्टोपस की इंटेलिजेंस अलग है। खैर इसमें हम नहीं जाते हैं। बात यह है कि इस पूरे एवोल्यूशन के की अगर ड्रॉ करें तो कहीं पर ह्यूमंस, जो ह्यूमंस बन पाए, उनकी जो क्षमता है चीज़ों को समझ पाने की, या जो हमने अभी बात की कि लेबर कर पाने की, ये प्रोडक्शन कर पाने की जो पूरी प्रोसेस थी, ये कैपेसिटी उसको कैसे मिली? ये कैपेसिटी पूरे इस इवोल्यूशनरी ट्री में अगर हम देखें तो उसके पास कैसे थी? ये आर्ट कर पाने की कैपेसिटी, कोई कैनवस पर ऐसे चित्र उकेर पाने की कैपेसिटी जो दिल में ऐसे भावों को जगा दे, या ट्री में वो कैसे पैदा हुई, वो कैसे आई, वो क्या थी? वो कैपेसिटी, जो मटेरियल कैपेसिटी है, वो कैसे इवॉल्व हुई? हम जिस नज़रिए से बात कर रहे हैं उस नज़रिए के जरिए देखें। पहला मटेरियल वर्ल्ड है, जो मटेरियल वर्ल्ड सामने दिखाई देता है, वो जो बदल रहा है, वो बदल कैसे रहा है? वो बदलाव इस तरह से होता है, अभी उसे मैमल्स हैं, जो मैमल्स अपने आप में हैं, यानी कि जो स्तनपाई जीव हैं, उन स्तनपाई जीव में जो पहली बार जंगलों से जब अलग होकर उनका जंगलों के में रहकर पेड़ों पर रहने का होता था। एवोल्यूशन के हम दो मंजिलों की खास तौर पे बस बात करेंगे, जो दो बार डिवीजन होता है। पहली बार जब कार्निवोरा, यानी कि जो अलग अलग तरीके से कार्निवोरा और अनग्युलेट्स पहली बार अलग होते हैं। जो कुत्ता बिल्ली जो कार्निवोरा या इसमें आते हैं, या फिर अगर हम देखें जो अनगुलेट्स, यानी कि जो जैसे घोड़ा हो गया, जिराफ हो गया, ऊंट हो गया, जिनके क्लोव्स होते हैं, यानी कि जो उनके पैर आपने देखे हैं जो सख्त हो चुके होते हैं, या 3 होते हैं या 2 होते हैं, वो उनकी एक स्पेशल वो है अनगुलेट्स की। उनके शारीरिक संरचनाओं में भी और भी समानता होती है। तो पहली बार में जंगलों से जब मैमल्स की एक बड़े स्तर पर एक धारा जंगलों से बाहर निकली, जंगलों के अंदर एक सीमित संसाधनों के चलते वो अलग होती है, या किन्हीं कारणों से, अभी हम कारणों में नहीं जाते हैं, तो वो अपने आप में कार्निवोरा और इस रूप में इवॉल्व होती है। बाकी जो मैमल्स हैं वो जंगल में ही रहते हैं, जंगल के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट करते हैं, उनका एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करना, सारी चीज़ें डेवलप होती हैं, आई साइट बेटर होती चली जाती है, सेंट का सेंस बेहतर होता चला जाता है, ड्राई फ्रूट्स और लीव्स पे डिपेंडेंट होते हैं, सारी चीज़ें होते हैं। और जो क्लॉज थे वो फिर से श्रिंक होते हैं, जो पैडेड हाथ होते हैं उनमें आने शुरू होते हैं, और यहीं तक आकर जो मतलब एक और चीज़ जो होती है इसमें, एक हद तक हाथ उनके मुक्त होने शुरू होते हैं पैरों के मुकाबले, पेड़ों पर रहते हुए मंकी और जो भी इस रूप में प्राइमेट्स तक पहुंचने की कैपेसिटी में। और एक ब्रेन को हम लोगों ने क्यों वो डिफरेंशिया स्पेसिफिका माना कि जिसको हम हायरार्की में 0 से ऊपर तक कर रहे हैं, क्योंकि ब्रेन एक ऐसा ऑर्गन है जो ओवर स्पेशलाइज नहीं हो सकता है, क्योंकि ब्रेन का प्रिसाइज फंक्शन अन्य ऑर्गन्स को अन्य बॉडीली ऑर्गन्स कैसे एक्सटर्नल वर्ल्ड के साथ इंटरैक्ट करते हैं, इसको कंट्रोल ब्रेन करता है। इसलिए ब्रेन कितना भी डेवलप हो जाए उसका ओवर स्पेशलाइजेशन नहीं हो सकता। किसी भी और ऑर्गन का ओवर स्पेशलाइजेशन होगा तो वो इवोल्यूशन की ट्री में आगे बढ़ने के अंदर किसी भी तरीके की परिस्थितियों के बदलने में एक ओवर स्पेशलाइज्ड ऑर्गन उसकी लिमिटेशन भी बन सकता है। अगर परिस्थितियां ऐसी हो जाएं, जैसे एक एंट ईटर होता है तो उसकी नाक बड़ी लंबी होती है, वो सीधे उसके अंदर से निकाल लेता है, कोई भी अलग, अभी उसमें ना जाए हम लोग। तो बस ये है कि ह्यूमन ब्रेन जो है, ह्यूमन ब्रेन ओवर स्पेशलाइजेशन उसका नहीं हो सकता, एक ऐसा ऑर्गन है, क्योंकि वो अन्य ऑर्गन्स का एक्सटर्नल वर्ल्ड के साथ कैसा कनेक्शन है वो उस पर होता है। और ये सारे जो मंकी और प्राइमेट्स थे, इनका ब्रेन एक हद तक डेवलप होता है, उनके हैंड एक हद तक मुक्त होते हैं, उनकी आंखें एक हद तक डेवलप होती हैं। ये सारे के सारे जो दूसरे स्तर पर, जो मनुष्य के दूसरे नियरेस्ट रिलेटिव्स थे, वो जंगल में रहते हुए एक हद तक आगे बढ़ते हैं, और एक हद तक आगे बढ़ने के बाद जब मनुष्य दूसरे राउंड में जब उन जंगलों से बाहर निकलता है
तो वो अनग्युलेट से सेकंड लेवल पर जब बाहर निकलता है, उनसे बहुत बेहतर स्थिति में था, उसके पास पहले से स्थिति थी। अब वो जब बाहर जंगलों से निकलता है तो एक हद तक उसके हाथ आज़ाद होते हैं। हाथ जब आज़ाद होते हैं तो हाथों से वो काम करना शुरू करता है। जबड़ा बड़े होने की जगह जो जबड़े से खाने को तोड़ना या किसी भी चीज़ को तोड़ने की ज़रूरत थी, वो हाथ से तोड़ के उसको कर सकता था। जैसे जैसे हाथ उसका और आज़ाद होता है, उसके मस्तिष्क और ग्रो करता है। जॉ छोटा होता है तो भी मस्तिष्क को और ग्रो करने की मदद मिलती है। बायपेडल मोशन का आना, हाथों का मुक्त होना और जॉ का सिमटते जाना, ब्रेन का डेवलप होते जाना, और ये ह्यूमन हैंड का और ब्रेन का पैरेलल डेवलपमेंट जब मनुष्य में पहली बार होता है, ये कैपेसिटी उसके पास पहले से ही थी। क्योंकि जिन प्राइमेट से या जिस पर्टिकुलर जगह से वो इवॉल्व हुआ है, मैं एक इसको देखने के लिए एक अगर प्रेजेंटेशन में कर सकता हूँ, मैं देखता हूँ अगर कुछ अच्छी इमेजेस मिलती हैं। ये इस पे दिखाई दे रहा है ना, ये दिखाई देगा ना, ये तो खुल ही नहीं रहा। हाँ, मतलब ये जो एंसेस्टरल प्राइमेट से इवॉल्व होते हुए, लेमूर्स से आते हुए, न्यू वर्ल्ड मंकीज से आते हुए, और ये जो एंथ्रोपॉइड्स हैं, इसमें अगर देखें जो सबसे करीबी हम लोगों के हैं गिब्बन्स, ओरेंगुटान्स, गोरिल्ला, और सबसे करीबी चिंपैंजीज जो हैं। ये दिख रहा है, ये मतलब ये इनएक्यूरेट हो सकता है कुछ, मैंने हाँ दिख रहा है। हाँ मतलब मैंने गूगल से इमेज डाउनलोड की थी, तो हो सकता है कुछ चीज़ों में बायोलॉजिकली इनएक्यूरेट हो, लेकिन पूरी चीज़ों को ठीक से वो दिखा देता है कि कैसे हम लोग, जो मैं बात कह रहा था कि कैसे इवॉल्व मौजूद थी। जहाँ से वो निकला तो उसके पास एक ब्रेन, एक हद तक प्राइम ब्रेन था। स्क्रीन शेयर से कोई अंतर तो नहीं आएगा ना? ठीक, ये कुछ दिक्कत नहीं आ रही ना? मैं कर रहा हूँ, बीच बीच में मैं कुछ इमेज दिखा सकता हूँ। इस पूरी प्रोसेस में अब जो चीज़ अलग होती है, मनुष्य कैसे अलग होता है, उसका हैंड डेवलप होना शुरू करता है सबसे पहले। उसके हैंड की, यानी कि जो मतलब गोरिल्ला भी हाथों से कुछ चीज़ें कर सकता है, कुछ स्टिक्स पकड़ सकता है, एक हद तक चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर सकता है। लेकिन मनुष्य का जो हाथ है, वो जितने फंक्शंस कर सकता है, वो जिस तरह की उसकी ग्रिप है, वो क्लब कर सकता है हाथ में लेकर, वो मार सकता है, वो बहुत तरह की उसकी प्रिसिजन ग्रिप्स हैं, वो थ्रो कर सकता है, वो को थ्रो कर सकता है। उतना कोई भी, जैसे चिंपैंजीज भी कुछ हाथों से स्टिक को उठाकर शहद के छत्ते में डाल सकते हैं, थोड़ा बहुत स्टेप उठा सकते हैं। या इवन कई ओरंगुटान्स ऐसे होते हैं, अगर आप उसके सामने आरी लेकर कुछ काम करते हुए दिखेंगे तो वो भी उसको इमिटेट करेगा, वो भी काटना शुरू कर देगा। यानी कि वो एक हद तक जैसे ह्यूमन हैंड है उसी की तरीके से उसका भी हैंड काम करता है, लेकिन वो इतना डेवलप नहीं है। मनुष्य का हाथ जितना डेवलप्ड है, उतना हाथ उसका डेवलप नहीं है। वो बहुत उन्नत मनुष्य का हाथ है। उसके जो जितने फंक्शंस, मनुष्य का हाथ खासतौर पे क्लबिंग कर सकता है, वो प्रोजेक्ट कर सकता है चीज़ों को, उसकी जितनी ग्रिप्स हैं वो बहुत कई तरह की है चीज़ों को कर पाने की। वो टूल्स जितने बना सकता है, जितने महीन तरीके से हाथों को कंट्रोल कर सकता है, सारी चीज़ें कर सकता है, वो कोई प्राइमेट नहीं कर सकता। लेकिन वही उसका आधार था, उसके ऊपर ही वो हैंड डेवलप हुआ। अगर आप एक और इमेज देखें, एक मिनट यार, ये नीचे ह्यूमन हैंड है। ये सारे अन्य मतलब जितने भी प्राइमेट हैं उनके हैंड्स हैं, और काफ़ी बहुत डिफरेंस है। लेकिन ह्यूमन हैंड जो सबसे आगे इवॉल्व हुआ इन सब में आगे बढ़कर, उसमें उसकी जितनी कैपेसिटी है वो किसी और प्राइमेट के हैंड में नहीं है, जितनी भी है। लेकिन
एक चीज़ जो इससे जो समझने की है, ये ऑलरेडी इवोल्यूशन की प्रोसेस में यहाँ तक पहुँचने की प्रोसेस, यहाँ तक चीज़ें पहुँच पाएँ, इस ये सब कुछ डेवलप पहले तक हो चुका था, इतना कि ह्यूमन हैंड यहाँ तक आ चुका है। लेकिन टूल क्रिएट कर पाने की कैपेसिटी जो है वो ह्यूमन हैंड के पास ही है। ह्यूमन हैंड नहीं, सिर्फ ह्यूमन हैंड। ह्यूमन हैंड जब मैं बात कर रहा हूँ तो ह्यूमन हैंड और ह्यूमन ब्रेन दोनों एक साथ डेवलप होते हैं, पैरेलली डेवलप होते हैं। मनुष्य का हाथ आज़ाद होता है, वो काम करना शुरू करता है, उसके मस्तिष्क, उसके न्यूरॉन्स नए डेवलप होते हैं, सारी चीज़ें विकसित होना शुरू करती हैं। इसलिए जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूरॉन्स है वो हाथों में बहुत ज़्यादा है। किसी भी चीज़ को आप पहली बार छू कर देखना चाहते हैं, किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो आप हैंडशेक करते हैं, हाथ का कस देखते हैं, वो उसके न्यूरॉन्स सबसे ज़्यादा उसके हाथों में होते हैं। इसमें मतलब एक बहुत ऊंचे स्तर के इंटेलिजेंस की ज़रूरत होती है टूल्स बनाने के लिए। वो जो ह्यूमन ब्रेन और ह्यूमन हैंड, या आप अगर देखें हैंड एक्स पहला बनना, हैंड एक्स से लेकर स्क्रैपिंग टूल्स बनाने, अगर किसी ने मतलब पेलियोलिथिक एरा के कुछ टूल्स देखे हों, उससे लेकर पेलियोलिथिक एरा में जो एक जो शुरुआती दौर के जो टूल्स हैं, वो पहले तो टूल्स मिलते थे, मनुष्य धरती मतलब नदियों में बहते आते पत्थरों को इस्तेमाल करता था, लेकिन उसका भी एक स्टैंडर्डाइजेशन करता था कि कौन से टूल्स चूज करने हैं। फिर उसने पहली बार पत्थरों को तोड़कर आकार देना शुरू किया। उसमें भी कई तरह के, कुछ फ्लेक टूल्स हैं, कुछ कोर टूल्स हैं। वो टूल्स भी उसके वेरीड होते हैं, बहुत आगे डेवलप होते चले जाते हैं, और उन टूल्स को बनाने में बहुत हायर लेवल ऑफ इंटेलिजेंस की ज़रूरत होती है। इवन इस पर एक काम है निकोलस टॉथ का। निकोलस टॉथ ने टूल मेकिंग की प्रोसेस पर, के स्टोन टूल्स को बनाने की प्रोसेस पर उन्होंने काम किया कि उसमें कितनी जटिल प्रक्रियाएं इन्वॉल्व हैं, और वो कोई प्राइमेट नहीं कर सकता है। वो एक लेवल ऑफ इंटेलिजेंस वाला एक ह्यूमन ही कर सकता था। वो जो हमारे पुरखे थे वही कर सकते थे, और उन्होंने ये किया इस प्रोसेस में ही दूसरे से जुड़े हुए हैं। मतलब और दूसरी चीज़ जो जुड़ी हुई है इसके साथ, वो जुड़ी हुई है स्पीच। मतलब इस पे हम आगे आएंगे कि स्पीच जो है, स्पीच का जो फॉर्म है, मनुष्य जो लेबर करता था वो एक व्यक्ति नहीं करता था, वो कलेक्टिव लेबर, हमने इस पे पहले भी बात की। और कलेक्टिव लेबर करने में मनुष्य का, जो भी मनुष्य जिस स्तर पर चीज़ों को कर रहा था, उसको एक दूसरे के मदद की, कोऑर्डिनेशन की, सब चीज़ों की ज़रूरत थी, जिस पे आगे अभी बात भी आएगी। इस चीज़ के लिए, इस कोऑर्डिनेशन के लिए उसको एक डेवलप्ड फॉर्म ऑफ स्पीच चाहिए, एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करने के लिए। इस रूप में जो पूरा लैरिनेक्स सिस्टम है, जो वो वोकल सिस्टम है मनुष्य का, इवन गोरिल्ला के मुकाबले बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत डेवलप्ड है। एक कुछ अक्षरों को बोलने के लिए क ख ग घ च छ ज झ, इसमें हम जितने इसको बोलना जब सीखता है बच्चा, या हम जब बोलते हैं क ख, जहाँ जुबान, दांत, ऊपर का से लेकर होठ, कहाँ कहाँ पर उसका इस्तेमाल है, हवा कैसे निकलेगी, उसको शब्द कैसे देंगे, एक अक्षर को कैसे बोला जाएगा, स्वर व्यंजन कैसे आएंगे, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है चीज़ों को। मतलब कोई चीज़ आपने देखी और उसको एक शब्द के जरिए व्यक्त करना कि वो चीज़ क्या है, ये पेन को पेन बोल पाना, इसको समझ पाना, इस पर अभी आगे जॉर्ज थॉमसन और करते हैं। लेकिन स्पीच वो दूसरा फैक्टर था जो मनुष्य के ब्रेन के नेक्स्ट लेवल पर उसको डेवलप करने में ज़रूरी होता है। और इसीलिए जो न्यूरॉन्स का कॉन्सेंट्रेशन है वो होठों पर बहुत अधिक होता है। हाथों के साथ साथ होठों के ऊपर भी बहुत अधिक न्यूरॉन्स का कॉन्सेंट्रेशन होता है, बहुत सेंसिटिव पार्ट होता है। ये भी उसके एवोल्यूशन के डेवलपमेंट की प्रोसेस में है कि चीज़ें कैसे डेवलप होती हैं। और इसमें इवन अभी भी बच्चों के अंदर ये दोनों का जो डेवलपमेंट है ये दिख जाता है। कहीं भी इंसान जब भी अपनी बात कहता है, कोई चीज़ अभिव्यक्त करना चाहता है, उसके साथ साथ उसके हाथों के जेस्चर्स आते हैं। जैसे अभी मेरे आ रहे हैं, हाथों के जेस्चर्स आते हैं। या बच्चे जब पहली बार जुबान जब बोलना शुरू करते हैं कि उनके साथ हाथों के मूवमेंट हमेशा आते हैं। उनकी जुबान जब भी रोल करती है, ये दोनों मूवमेंट एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। और प्रिमिटिव लैंग्वेजेस में, तो प्रिमिटिव लैंग्वेजेस जितनी भी हैं उनमें हाथों का मूवमेंट, उसके जो जेस्चर्स हैं, वो जेस्चर्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। इसी को
कहते हैं स्प्रेड मतलब ये जो मोटर ऑर्गन्स में न्यूरॉन्स का स्प्रेड है, हैंड का मूवमेंट और जुबान का, ये कैसे एक दूसरे के साथ ये पूरा फैले हुए न्यूरॉन्स एक दूसरे को रिलेट करते हैं, एक दूसरे पर एक्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। कोई भी बात अभिव्यक्त करने के लिए आपको जेस्चर्स की ज़रूरत पड़ती है सारी चीज़ों के अंदर। इस पूरी प्रोसेस में ही एक जैसे मनुष्य कोई श्रम कर रहा है, वो चीज़ बना रहा है, उसको भी वो वोकलाइज करता है। स्पीच डेवलप होने के बाद वो वोकलाइज करता है। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर लगातार एक दूसरे के ऊपर असर डालती हैं। वोकल उसके एस्पेक्ट भी डेवलप हुआ, उसका हैंड का काम करने का एस्पेक्ट तो डेवलप हुआ ही, उसने जो चीज़ों को छूना समझना ये सारी चीज़ें शुरू की, ये सारी चीज़ें डेवलप होती हैं। लेकिन ये आगे तो जैसे जैसे मनुष्य का मतलब वही लेबर की प्रोसेस आगे डेवलप होती है, उसको स्पीच को और नए लेवल पर डेवलप करने की ज़रूरत पड़ती है। अब इसमें दूसरी चीज़ जो हमें समझनी है, वो अगर हम समझें इसके पूरे सेंस में कि न्यूरॉन्स कैसे डेवलप होती हैं, जैसे जो एक कैसे मनुष्य के ब्रेन कैसे काम करता है, उसकी सेंसेस कैसे काम करती हैं, इस पर जो पावलोव का एक्सपेरिमेंट पावलोव ने किया कि जो रिफ्लेक्सेस वाला सिस्टम पर काम किया, उसने ये दिखाया कि जैसे जो पहले शायद सभी साथियों ने पढ़ा हो या कुछ साथियों ने उसके बारे में देखा हो कि कैसे जानवर के सामने, किसी कुत्ते के सामने अगर उसके सामने खाना रखा जाए तो उसके मुंह से सीधे एक सलाइवा रिलीज होता है। फिर वो सलाइवा इस पर भी रिलीज करवाया जा सकता है कि खाना रखने की जगह जब भी खाना दिया जाए उसके साथ बेल बजाई जाती थी, तो सिर्फ बेल बजने पर भी जानवर के मुंह से सलाइवा रिलीज हो सकता है। ये वो रिफ्लेक्स है, इसको पहली पावलोव ने नाम दिया कि ये ऐसा है, ये जो अनकंडीशनड रिफ्लेक्स है। मतलब यानी कि वो इनबॉर्न है। खाना देखकर सलाइवा रिलीज होना ये इनबॉर्न है, इसको डेवलप नहीं किया जा सकता, इसको लर्न नहीं किया जा सकता, ये अपने आप ग्रो नहीं कर सकता। जैसे मुर्गी का जो चूजा होता है वो पैदा होते ही पैक करना शुरू करता है, उसकी माँ उसको पैक करना सिखाती नहीं है, वो बाय इंस्टिंक्ट वो उसका रिफ्लेक्स है, वो उस तरह से चीज़ें देखना शुरू करता है। बच्चा शक करना नहीं सीखता है, बच्चा रोना नहीं सीखता नहीं है, वो बाय चीज़ें वो करता ही है हमेशा, वो अनकंडीशनड उसका रिफ्लेक्स होता है जिस रूप में वो सारी चीज़ें करता है। अब एक इस सेंस में के मतलब इन अनकंडीशनड रिफ्लेक्स को कंडीशन किया जा सकता है, वही पावलोव ने जैसे किया। पहले खाना देखकर सलाइवा रिलीज होना ये अनकंडीशनड है, लेकिन खाने की जगह बेल रखना और बेल बजाने पर उसका सलाइवा रिलीज होना, इस रिफ्लेक्स को कंडीशन कर दिया गया। इन सारे रिफ्लेक्सेस के सेट को पावलोव ने कहा फर्स्ट सिग्नलिंग सिस्टम। ये सिग्नल है जो सेंसेस ऑफ एनिमल और ह्यूमन का थ्रू टू एक्सटर्नल वर्ल्ड, उसकी सेंसेस के जरिए वो उसके एक लेवल पर उसको कंडीशन किया जा सकता है उसके रिफ्लेक्सेस को, और उन्होंने दिखाया कि वो कैसे एक्ट करते हैं उसके ऊपर उस प्रोसेस में। लेकिन ह्यूमंस के केस में, मनुष्य के केस में इस चीज़ को काफ़ी अगले लेवल पर पहुंचाया जा सकता है। जैसे उसको सिर्फ घंटी बजाकर नहीं, सेंस दिखाकर नहीं, मनुष्य को बिजली का झटका, एक चीज को छूने पर बिजली का झटका अगर लगे, अगली बार उसका उस शब्द को दिखाकर, उस चीज के बारे में, वो वास्तव में चीज मौजूद नहीं है ना किसी और चीज से दिखाकर, उसके बारे में बोलकर इलेक्ट्रिक शॉक, वो अपना हाथ हटा सकता है, या उसके थॉट आने से ही उसके दिमाग में वो डर पैदा हो सकता है। ये दूसरे स्तर का सिग्नलिंग है जिसमें मनुष्य सिग्नल का भी सिग्नल के लेवल को भी नेक्स्ट लेवल पर पहुंचाता है, और इसको पावलोव ने कहा सेकंड सिग्नलिंग सिस्टम। यानी कि मनुष्य अपने आप में चीज़ों को जो भी, जैसे इसको हम पेन कह रहे हैं, ये पेन को एक और, इस वास्तव में जो ये पेन मौजूद है, इसको एक सिंबल की तरह, एक सिग्नल की तरह हम इसको करस्पॉन्ड कर रहे हैं। मैं पेन यहाँ पर ना भी हो, मैं पेन बोलूंगा तो आपके दिमाग में एक इमेजिनेशन के जरिए एक पेन आएगा। ये जो रिफ्लेक्स है ये लर्न किया जाता है, और ये लर्न किया जा सकता है ह्यूमन कैपेसिटी में। मनुष्य इसको बहुत
अन्य स्तर तक लर्न कर सकता है, चीज़ों को जान सकता है। ये सेकंड सिग्नलिंग सिस्टम का पार्ट है। ये जानवरों के पास नहीं होती है, ये कैपेसिटी जानवरों के पास नहीं होती है कि वो सिग्नल्स को भी दूसरे सिग्नल्स से उसको सिंबलाइज कर सकें, उसको चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को रिमेंबर कर सकें। बेल बजना ही नहीं, बेल शब्द को भी हम एक एक सिंबल के रूप में, जैसे जब हम किसी भी चीज़ को वर्बलाइज कर रहे हैं, उसको एक सिंबल का नाम दे रहे हैं, हम कॉन्सेप्ट के रूप में उसको याद कर रहे हैं। पेन एज अ कॉन्सेप्ट, पेन दिस पर्टिकुलर पेन नहीं, पेन एज अ कॉन्सेप्ट, सेब, कॉपी, टेबल, ये सब कुछ चीज़ों के बारे में जब बात कर रहे हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। ये कॉन्सेप्ट ऑफ टेबल या सिंबल ऑफ टेबल मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ, लेकिन ये सिंबल ऑफ टेबल अपने आप में मौजूद नहीं है। पहले टेबल मौजूद है, तभी तो ये मौजूद है। जब आपको बिजली का झटका लगा तब आप बिजली के झटके के बारे में बात कर सकते हैं। यहीं पर जो पूरा एक और जो तर्क पूरा चलता है कि वास्तव में जो जगत है वो हमारी सेंसेस से ही दिखाई देता है हम लोगों को। तो जो जगत है वो जितना सेंसेस से दिखाई देता है उसके पार भी हो सकता है। जैसे जो डॉक्टर स्ट्रेंज, अगर फिल्म देखी हो किसी साथी ने या कुछ साथियों ने देखी होगी डॉक्टर स्ट्रेंज फिल्म, तो डॉक्टर स्ट्रेंज में देखिए किसी साथी ने फिल्म, तो उसमें एक एंशियंट वन होती है, तो जो भी है उसमें एक सुपर हीरो फिल्म है मार्वल की, उसमें डॉक्टर स्ट्रेंज एक सर्जन रहता है जो प्रिसीजन के साथ काम करता है। वो कहता है ये मटेरियल वर्ल्ड है, कोई कर्मा, कोई एनर्जी, कोई चक्र नहीं होता है। तो वो एंशियंट वन उसको धक मारती है और उसके आत्मा को सोल डायमेंशन में पहुंचा देती है, फिर दिखाती है कि कितना आपकी सेंसुअल परसेप्शन से भी पार दुनिया है, जो आपके सेंसेस पर एक्ट नहीं करती है, जिसको आप जान ही नहीं सकते हैं। और वो ऊर्जा, वो जो सारी चीज़ें हैं, वहाँ तक आप फेथ के जरिए ही पहुँच सकते हैं। आप वहाँ पर, वो कांट का जो प्रिसाइस लॉजिक है, वहाँ तक पहुँच सकते हैं। लेकिन इस सब का जवाब वही है जो प्रिसाइसली यहाँ पावलोव के जरिए, ये जो असल में है, एक्सटर्नल वर्ल्ड थ्रू रिफ्लेक्स, थ्रू सेंसेस ही हम पर एक्ट करता है। और वो जो एक्सटर्नल वर्ल्ड है, और हम खुद उस एक्सटर्नल वर्ल्ड, उस मटेरियल वर्ल्ड का पार्ट है, ये प्रिसाइसली पावलोव ने साबित किया कि हमारी ह्यूमन सेंसेस कैसे बनती हैं, कैसे एक्ट करती हैं, कैसे काम करती हैं, ब्रेन से न्यूरॉन्स का कनेक्शन क्या है, सेंसेस अपने आप में क्या है। जैसे कोई भी ये व्यक्ति जो सेंसेस के बारे में बात करता है, वो सेंसेस को एसेंशियलाइज इस रूप में बात करता है कि सेंसेस कहीं विश्व से बाहर मौजूद है। लेकिन पावलोव का एक्सपेरिमेंट प्रिसाइसली ये दिखा देता है कि सेंसेस क्या होती हैं, ह्यूमन सेंसेस कैसे बनती है। जब आप न्यूरॉन्स को देख सकते हैं, न्यूरॉन्स कैसे एक्ट करते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, ये प्रिसाइसली उस चीज़ को दिखा देता है कि आप एक्सटर्नल वर्ल्ड को, मटीरियल वर्ल्ड ही मटीरियल वर्ल्ड को किस तरह से महसूस करता है, रिफ्लेक्ट करता है, चीज़ों को कैसे देख पाता है, ये दिखाने का काम किया। खैर ये एक फिलोसॉफिकल डिस्कशन हो जा रहा है, इसमें अभी ये नहीं जाते हैं। लेकिन जो ये चीज़ समझने की है, सेकेंड सिग्नलिंग सिस्टम, सिग्नल ऑफ सिग्नल का काम, चीज़ों को एब्स्ट्रैक्ट कर पाने की कैपेसिटी, उनको एब्स्ट्रैक्ट करके उनको सिंबलाइज कर पाने की कैपेसिटी ह्यूमंस के पास ही होती है। ये पूरी प्रोसेस किसी भी एनिमल वर्ल्ड में एनिमल्स के पास नहीं है, ये मनुष्य के पास है। ये जो चीज़ है, ये अपने आप में किस चीज़ के लिए ज़रूरी है, ये कोऑपरेशन के लिए ज़रूरी है। जैसे हम किस चीज़ के ऊपर पहुंच रहे हैं, हमने बात की लेबर कर पाने की कैपेसिटी मनुष्य के पास है, स्पीच बोल पाने की कैपेसिटी, चीज़ों को वर्बलाइज कर पाने की कैपेसिटी, और इसी के ये सारी चीज़ें आ रही हैं जिसको हमने पहले चैप्टर पे जिस पे बात की थी कि प्रोसेस ऑफ लेबर क्या है, प्रोसेस ऑफ लेबर कैसे इवोल्यूशन के अंदर कैसे इवॉल्व होती है। जैसे एक जानवर भी कोऑपरेट कर लेता है आपस में, चिंपैंजी भी एक दूसरे से, अगर एक चिंपैंजी को बनाना दिया जाएगा और उससे वो दूसरा चिंपैंजी मान के कुछ इशारा करता है, कुछ एक दूसरे से एक सिंबल्स कुछ होते हैं उनके, एक दूसरे से वो करते हैं, जेस्चर्स कुछ देते हैं जिससे वो एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं, और कई जेस्चर्स उनको सिखाए जा सकते हैं। जो जेस्चर्स चिंपैंजीज या इंसानों के बच्चे कर सकते हैं, वो क्या होता है, वो मिमेसिस करते हैं, वो मिमिक करते हैं, वो जो चीज़ें उनके सामने जो प्रक्रियाएं हो रही होती हैं उसको मिमिक करते हैं। वो बड़े आदमी को, किसी को देखकर जो वो कर रहा होता है उस काम को बस करके देखते हैं, और उनके लिए वो अपने आप में, उनको किसी नतीजे से मतलब नहीं होता उस समय, उनको बस वो मिमिक करना होता है, उनके लिए मिमिक करना ही अपने आप में एक काम होता है। ये पहला जेस्चर है जो कोऑपरेशन के लिए ज़रूरी है। मनुष्य एक दूसरे से मिमिक कर सकता है, एक दूसरे से सीख सकता है, तभी वो सीख सकता है जब वो दूसरे आदमी को देखकर मिमिक कर सकता है, दूसरे आदमी को देखकर सीख सकता है, जान सकता है। दूसरा इसी ये चीज़ भी तब ये
इसको मतलब ये सारी चीज़ के अंदर ये भी तभी होगा कि मनुष्य जब अपने मतलब उसके जो ब्रेन से जो न्यूरॉन्स के तार हैं वो लगातार कंडीशनड होते हैं, बार बार देखते हैं एक चीज़ को रिपीट करते हैं, वो खुद फिर उस प्रोसेस को करने लगता है। जानवर कोई ये नहीं जानता कि वो जो किसी को मिमिक कर रहा है उससे एक्ट क्या होगा। जैसे वही कि आप ऐसी वीडियोस देख सकते हैं औरंगुटान की, औरंगुटान लकड़ी मनुष्य को देखता है लकड़ी काटते हुए आरी से, तो वो भी लकड़ी काटना शुरू कर देता है। लेकिन मनुष्य लकड़ी को काटता है आरी से इसलिए कि वो उससे फर्नीचर बना सके, उससे वो कोई वुडन आर्ट पीस बना सके, कुछ भी बना सके। लेकिन चिंपैंजी इसलिए नहीं करता, चिंपैंजी बस देखता है कि काटना तो वो काटता है, उसके लिए वही प्रोसेस है जो बच्चा भी करता है शुरुआत में। लेकिन एक प्रोसेस में जब ये चीज़ें सीखता है एक मनुष्य, उसको कंडीशन रिफ्लेक्सेस उसके स्थापित होते चले जाते हैं, वो उसको देखना शुरू कर देता है और इस प्रोसेस में वो ज़्यादा बेहतर तौर पर उसको फिर से खुद समझना शुरू करता है। तो पहला तो जेस्चर ये होता है, इसका ये जेस्चर मनुष्य के पास होता है, मिमेसिस करने का मनुष्य के पास भी होता है और इवन प्राइमेट्स के पास भी होता है, इवन मंकीज के पास भी होता है। लेकिन यही वो एक आधार है जिसके जरिए के कोऑपरेशन हो सकता है। इमिटेटिव तो मंकीज भी इमिटेट करते हैं, वो बचपन में हमने सब कहानी सुनी है, बंदर अपने सिर पे टोपी रख लेता है, टोपी फेंक देता है, सारी चीज़ें वो करने वाली वो कहानी, ये सारी चीज़ें। लेकिन मनुष्य इमिटेट करने के साथ साथ इसको काफ़ी आगे हद तक बढ़ा सकता है। एक मनुष्य जितना करता है उससे कई सारे मनुष्य कर सकते हैं, और यही कोऑपरेट कर पाने के लिए ज़रूरी है। ये उसका मटीरियल आधार देता है, उसको एक भौतिक आधार देता है कोऑपरेट कर पाने की। जो प्रोसेस ऑफ लेबर है, जिसके हमने कहा कलेक्टिव लेबर कर पाने की कैपेसिटी जो मनुष्य की है, जिसमें हमने मनुष्य और जानवर को अलग किया था। मनुष्य और जानवर में सारी चीज़ों के अंदर यहाँ पर आ जाती है कि वो अलग करता है कि मनुष्य लेबर करता है, कोऑपरेट मनुष्य कर सकता है, मिमिक कर सकता है, जानवर भी प्राइमेट भी मिमिक कर सकते हैं, लेकिन वो कोऑपरेट नहीं कर सकते। वो मिलकर कोई काम में इतने हद तक कोऑपरेट कर लेते हैं कि कोई हंटिंग करनी है, जैसे अफ्रीका के जंगल में कुछ गोरिल्ला मिलकर हंटिंग करते हैं, तो कुछ उसमें काम बटे हुए होते हैं, कुछ खास देखने का काम होता है, कुछ खास किस्म से सीधे अटैक करते हैं, कुछ दूसरे को डिफेंस करते हैं, कोई और ग्रुप आ जाएगा तो उनके काम बटे हुए हैं। या कोई इवन डिस्ट्रैक्ट करने के लिए एक खास किस्म की आवाज़ निकालता है इधर से, मतलब वो डिस्ट्रैक्ट करते हैं, बहुत सारी स्ट्रेटजीज बनाते हैं एक दूसरे से। लेकिन उनका एक्ट ऑफ कोऑपरेशन, उनके एक्ट ऑफ जो ईटिंग लिविंग उससे जुड़ा हुआ है, उससे आगे नहीं है। मनुष्य का जो एक्ट ऑफ कोऑपरेशन है वो वास्तव में शब्द कोऑपरेशन, एक दूसरे से चीज़ों में कोऑपरेट कर पाना, सहकार के साथ कर पाना, दूसरे की मदद कर पाना, ये ज़्यादा हायर फॉर्म में डेवलप्ड होता है। और यही मनुष्य अपने आप को मनुष्य बनाता है, क्योंकि मनुष्य बनने की प्रक्रिया में एक मनुष्य का दिमाग जितना काम कर सकता है, कलेक्टिवली मनुष्य उससे ज़्यादा बेहतर काम कर सकता है। कोई भी किसी भी काम में कलेक्टिव जितना काम कर सकता है, कोई एक जीनियस से जीनियस आदमी उतना ही नहीं कर सकता। बहुत सारे हमें कोई जितने कलेक्टिव जितनी चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं, वो सब सारे जीनियसों को आप एक तरफ रखिए, कलेक्टिव ने सारी चीज़ें प्रोड्यूस की हैं। और कलेक्टिव में मेनी ब्रेन्स जब एक साथ एक्ट करते हैं तो बहुत ही क्वालिटेटिवली बहुत हायर लेवल का काम होता है। और यही चीज़ मनुष्य को मनुष्य बनाने में जिसने मदद की, श्रम उसका ये सारी चीज़ें आती हैं। अब ये प्रोसेस में अब आखिरी जिस पे हम आज बात करेंगे, जैसे जो हमने अभी तक पहले भी बात कर ली थी कि स्पीच का जो है जो उसकी कैपेसिटी है, भाष्य की उसकी जो कैपेसिटी है, बोल पाने की उसकी जो कैपेसिटी है, वो कैपेसिटी डेवलप हो चुकी है मनुष्य के अंदर। वो कोऑपरेट की कैपेसिटी आ चुकी है सामूहिक श्रम करने की। लेकिन ये जो भाष्य की कैपेसिटी है, जैसे एक जो ये कैपेसिटी इसको कैसे हायर लेवल पर पहुंचा देती है और मनुष्य को, जैसे एक तो हो गया कि सारी स्पीच के जरिए आप एक बहुत ही आर्टिकुलेट स्पीच के जरिए जो आप एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते हैं, चीज़ों को एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं, एक दूसरे से डिमांड करते हैं कि उनको लेबर में किस चीज़ की ज़रूरत है, हंटिंग करने में किस चीज़ की ज़रूरत है। ये अपने आप में प्रोडक्टिव एक्ट को ही बहुत हायर लेवल पर डेवलप कर देता है, सारी चीज़ों को बहुत
हद तक डेवलप कर देता है। और कॉन्सेप्चुअलाइज करने में, चीज़ों को, कॉन्सेप्ट्स को आकार देने में, रूप देने में भाष्य ने मदद की है, स्पीच ने मदद की है उसको। इवन जो नेचुरल ऑब्जेक्ट्स को हैंडल करने में उसमें उसके एक टूल की तरह एक्ट करता है, और एक दूसरे के संबंध को भी व्याख्यायित करता है, उसके प्रोडक्टिव फोर्स की तरह एक्ट करता है, उसके आपसी संबंध की तरह एक्ट करता है। ये सारी चीज़ें हैं, ये स्पीच में कर लेता है, मनुष्य स्पीच के जरिए कर पाता है। दूसरा जो स्पीच और क्या करती है कि जैसे कोऑपरेट करने में जो मिमिक करता है, मनुष्य किसी चीज़ को मिमिक करता है, जैसे बच्चा, पहले एग्जाम्पल में जैसे हमने कहा कि बच्चा भी मिमिक करता है। जैसे उसको मान लीजिए किसी के पास, जैसे हो सकता है कोई छोटा बच्चा हो, वो ये मांग करे अपनी माँ से कि उसको गोदी में उठाना है, तो वो गोदी में उठने का मिमिक करता है उसको, कि वो उस प्रोसेस को मिमिक करता है जिसमें वो गोदी में उठाया जाता है। यानी कि जो वो एक्शन है, एक्शन, जिस एक्शन को उसने अभी तक देखा है, खाना खाने की प्रोसेस को, कुछ कुछ कोई उन चीज़ों को वो मिमिक करने की कोशिश करता है, उस प्रोसेस को मिमिक करता है और दूसरों से कोऑपरेट करता है उस प्रोसेस के जरिए। दूसरे एक्ट में जो दूसरी चीज़ जो मनुष्य करता है वो क्या करता है, पॉइंट करता है। पॉइंटिंग जेस्चर मनुष्य के पास होता है, चीज़ों को बताना कि ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, उंगली से पॉइंट आउट करना कि उसको क्या चाहिए, कुछ चाहिए। कुछ कुछ प्राइमेट्स में बहुत रूडिमेंट्री लेवल पर दिख जाता है, लेकिन इवन बच्चों के अंदर एक वक्त के बाद पॉइंटिंग जेस्चर पैदा होता है और वो चीज़ों को पॉइंट आउट कर पाते हैं कि क्या चाहिए। ये पॉइंटिंग जेस्चर के जरिए चीज़ों को बताना, पहले कि पेन को इशारा करना, चीज़ों को इशारा करना, ये सारी चीज़ें पैदा होती हैं इसके जरिए, पॉइंटिंग जेस्चर की। ये दोनों जेस्चर्स ही मिल जाते हैं एक दूसरे में। जैसे मिमेटिक जेस्चर्स में पहले जो क्रिया है, जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को भी आदमी वर्बलाइज करता है, उस जेस्चर का वर्बलाइजेशन होता है, उसको शब्द में आकार देता है। फिर वो बच्चा ये नहीं, उसको जेस्चर को करता नहीं है, उसके साथ मिले जुले रूप में गोदी में उठाने को बोल सकता है। ऐसा हो सकता है कि वो एक व्यक्ति के पास जाना चाहता हो, एक व्यक्ति के पास जाना नहीं चाहता हो, तो जो व्यक्ति उसको उठाना के लिए कहे तो वो उसके नहीं, दूसरे की तरफ इशारा करे कि वो उसको उठाए गोदी में। तो ये उस पॉइंटिंग जेस्चर में पहले उस व्यक्ति की तरफ इशारा, फिर उसको, उसका भी वर्बलाइजेशन, उसको भी नाम देना, उसका वर्बलाइजेशन करना, यानी कि माँ बोलना, पापा बोलना, भाई बोलना, भाई उसमें भी उनका नाम लेना, चीज़ों को इस रूप में ऑर्गेनाइज करना, कांटा, चम्मच, पेन, कॉपी, कलम, इन चीज़ों को नाम देना, उनको व्याख्यायित करना, और उसके साथ चीज़ों को दूसरे स्तर पर सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना। ये दूसरे लेवल पर, जैसे जो बच्चे के डेवलपमेंट में जैसे दिखता है, वैसे ही मानवता का डेवलपमेंट भी उसके पैरेलल, एक हद तक आप पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे मनुष्य का बच्चा जिस तरह से डेवलप करता है, उसके एक एक एक्ट जैसे डेवलप होते हैं, वो जैसे चीज़ें करना शुरू करता है, वैसे ही मानव सभ्यता में भी एक हद तक वैसे ही डेवलपमेंट हुआ था। उसने उसी तरह से चीज़ें करनी सीखी थी, उसी तरह से आगे बढ़ती थी। वही जैसे मनुष्य, माँ के पेट में बच्चा जितनी मंजिलों से गुजरता है, वो पूरे इवोल्यूशन की मंजिल एक तरह से फिर से दोहराई जाती है उसके पेट में, उस एम्ब्रायो से लेकर उसका पूरा ग्रोथ होने तक वो प्रोसेस जैसे वैसे ही दोहराई जाती है। उसी तरीके से मानव सभ्यता का अभी से मनुष्य के इवोल्यूशन की प्रोसेस एक बच्चे के ब्रेन या उसकी डेवलपमेंट में वो प्रोसेस फिर से दोहराई जाती है, उसमें वो अभी भी दिख जाती है। अंश अंश में आप मनुष्य के डेवलपमेंट उस बच्चे के डेवलप होने की प्रोसेस में देख सकते हैं। ये यहाँ पर आकर दूसरे हद में, मतलब इसमें इस बात को सम अप करते हुए जॉर्ज थॉमसन कहते हैं कि इस तरह से पहले श्रम, लेबर, उसका हाथ का आज़ाद होना, और उसके साथ साथ उसका भाष्य, उसका स्पीच का डेवलप होना, और इस प्रोसेस में एक दूसरे से कोऑपरेट करते हुए उसके मनुष्य का ब्रेन डेवलप होता है और मैन एज अ मैन डेवलप हो पाता है। ये वो चीज़ है जिसके ज़रिए हम लोगों ने उसके दो उनके बेसिस में, पहले तो उसको कहाँ हम सिचुएट करें, क्या हमारा वर्ल्ड व्यू है चीज़ों को देखने का, जॉर्ज थॉमसन वो क्लियर करते हैं पहले चैप्टर में, उसका वर्ल्ड व्यू हमारा क्या है। दूसरा, उसको हम सोसाइटी और नेचर के बीच में हम लोग कैसे देखते हैं, वो लेबर प्रोसेस ही है जो उसका ओरिजिन है। साइंस और आर्ट अपने आप में क्या है,
वो कॉग्निटिव एक्सपीरियंस का ऑर्गेनाइजेशन साइंस में है जो लेबर प्रोसेस से पैदा होता है। इफेक्टिव एक्सपीरियंस का ऑर्गेनाइजेशन आर्ट है, वो भी लेबर प्रोसेस से पैदा होता है। ये लेबर प्रोसेस अपने आप में किस तरह से विकसित हुई है, लेबर करने की कैपेसिटी के साथ साथ स्पीच और कोऑपरेट करने की कैपेसिटी, उसके सेकंड सिग्नलिंग सिस्टम के जरिए, उसके साइकोलॉजी, उसकी फिजियोलॉजी, उसके ह्यूमन एवोल्यूशन के नज़र से देखें, उसके लिंग्विस्टिक्स की नज़र से देखें, तो हम लोग इसको एक जगह पर पाते हैं। अगली बार हम लोग स्पीच और सॉन्ग पर बात करेंगे कि स्पीच की जो पूरी जैसे मनुष्य ने बोलना शुरू किया, जिस पे हमने आखिरी बात की थी, इसमें दो जेस्चर्स की बात की, पॉइंटिंग जेस्चर और मिमेटिक जेस्चर को उसने वोकलाइज किया, उसने उनको शब्द दिया, उसको उनको शब्द जब दिए, उसको उनको वोकलाइज किया, वो कैसे रूप लेते हैं, और उसके बाद ही कैसे उसके आगे हम लोग सॉन्ग्स कैसे पैदा होते हैं, संगीत कैसे पैदा होता है, इस पर हम लोग अगली बार बातचीत करेंगे। मतलब यहाँ पर मैं अपना प्रेजेंटेशन यहाँ पर ख़त्म कर रहा हूँ, और साथ ही अपनी बात रख सकते हैं, कोई सवाल हो तो सवाल पूछ सकते हैं। Pavlov's experiment is also associative learning. हाँ,